एम स्टोरी आपका अपना नॉवेल ऑडियो बुक चैनल। नमस्कार, स्वागत है एम स्टोरी पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी ही नहीं महसूस की जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी रोमांचक उपन्यास, दिल छू लेने वाली कहानियां और अनसुने किस्से, वो भी हिंदी ऑडियो बुक के रूप में। तो अपनी आंखें बंद करें, कल्पना की दुनिया में खो जाएं और एम स्टोरी के साथ हर शब्द का जादू महसूस करें। सब्सक्राइब करें और सुनिए शानदार कहानियां सिर्फ एम स्टोरी पर। महक का घर। मान फ्रेश होकर हॉल में आया तो उसने महक के साथ वंश को भी बैठा पाया। वंश और महक दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। उन्हें देखकर मान खुद से बोला, ये लड़की वंश से कितनी अच्छी तरह बात कर रही है, पर मुझसे तो हर वक्त डरते रहती है। उसने खांसने का नाटक किया तो महक और वंश ने पलटकर उसे देखा। वंश ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग भाई। मान ने भी सिर हिलाकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया, फिर एक चेयर पर जाकर बैठ गया। महक ने उसके लिए भी प्लेट लगाई और उसे खाने को दी। मान ने एक नज़र उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले ब्रेकफास्ट करने लगा। पहली बाइट खाते ही उसकी आंखें चमक उठी थी। वंश ने कहा, खाना बहुत टेस्टी है ना भाई। मान ने हाँ में सिर हिलाया, फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। वही वंश और महक एक बार फिर से आपस में बातें करने लगे। मान उनकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो गुस्सा किस पर आ रहा था ये बात तो उस बेचारे को भी समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद दोनों ने ब्रेकफास्ट खत्म किया, फिर वंश ने महक को बाय कहकर घर से बाहर निकल गया। मान ने महक को देखा पर उसने कुछ नहीं कहा और वो भी बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद महक ने डोर बंद किया और अपने घर के कामों में लग गई, पर उसके पड़ोस की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाते हुए मान और वंश को जाता देख रही थी। उनके जाने के बाद उन सारी औरतों ने एक दूसरे से कुछ कहा, फिर एक औरत ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल कर दिया। बैंगलोर। तारा मीटिंग रूम में बैठी थी। उसके साथ कुछ फॉरेनर भी थे। मीटिंग पिछले 5 घंटों से चल रही थी और अभी 1 घंटा और चलने वाली थी। रॉय की नज़र बार बार तारा पर जा रही थी। वो जानता था तारा को अब भी अपने बैक में दर्द हो रहा है, पर वो ये मीटिंग छोड़ नहीं सकती थी। तारा का सारा ध्यान मीटिंग में था। वो गौर से सबकी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था। वही अहान रिकॉर्ड रूम में खड़ा अपना गाना रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी, पर उसकी बंद आंखों के सामने तारा का चेहरा था। वही एक ग्लास वॉल के दूसरे तरफ बाकी लोगों के साथ माया भी खड़ी थी। अहान को पूरी इंडस्ट्री में कुछ ही लोग जानते थे और उनमें से ही एक को माया ने पैसों का लालच देकर अहान से मिलने यहाँ आ गई थी। कुछ देर बाद अहान ने अपना गाना खत्म किया और बाहर निकल आया। सारे लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे। माया भी अपने होठों पर मुस्कान लिए उसके लिए क्लैपिंग कर रही थी। अहान ने सबको एक छोटी सी मुस्कान पास की, फिर कुछ बातें कर वहां से जाने को हुआ। वो जैसे ही दरवाजे तक आया कि माया ने उसे आवाज देकर रोक दिया। अहान ने पीछे पलटकर उसे देखा तो माया उसके पास चली गई। उसने इस वक्त एक नी से थोड़ी नीचे तक की वाइट वन पीस पहन रखा था। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। वो उसके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर एटम। माया सिंह, आपने 3 महीने पहले मेरे फिल्म के लिए एक गाना गाया था। अहान ने अपना गिटार संभालते हुए कहा, हेलो एंड आई नो यू। आपने मुझे रोका। उसकी बात सुन माया मन में बोली, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो अहान, सिर्फ दिखते ही अच्छे नहीं दिल से भी अच्छे हो। माया ने कहा, एक्चुअली मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं बता नहीं सकती मैंने आपसे मिलने के लिए कितना कुछ किया है, तब जाकर आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। अहान ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लाइट स्माइल उसे पास कर दी। माया ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोली, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरे साथ कॉफी पियेंगे? अहान ने कहा, सॉरी मिस माया बट आई कांट केम। आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, आपके आसपास हमेशा मीडिया रहती है और मैं मीडिया से दूर रहना चाहता हूँ। माया ने उदास होते हुए कहा, ओह मुझे लगा शायद आपके साथ एक कॉफी पीने जितनी लकी हूँ मैं। अहान कुछ बोलने को हुआ कि माया का फोन रिंग हुआ। उसने अहान को एक्सक्यूज मी कहा और कॉल रिसीव कर कान पर लगा लिया। कॉल रिसीव करते ही उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर माया लगभग रोते हुए बोली, मैं आ रही हूँ, प्लीज आप मेरे भाई को वहीं रखिएगा, मैं अभी पहुंचती हूँ। उसने कॉल कर किया और अहान से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर एड बट मुझे जाना पड़ेगा। अहान ने सिर हिलाया तो वो झट से बाहर चली गई। अहान ने भी रॉय को कॉल किया और उससे बातें करते हुए बाहर जाने लगा। मीटिंग खत्म हो गई थी, इसलिए रॉय ने अहान को बताया कि कुछ देर में वो लोग भी विला के लिए निकलने वाले हैं। अहान ने ओके कहा, फिर कॉल कट कर अपनी कार के पास चला गया। उसने कार अनलॉक ही की थी कि उसकी नज़र कुछ दूरी पर खड़ी माया पर गई। माया ने रोते हुए परेशान सी एक आदमी के साथ खड़ी थी। उस आदमी ने कहा, मैडम मैंने आपके ड्राइवर को कॉल किया था, पर उसने कहा कि वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, इसलिए उसे आने में टाइम लगेगा। इस पर माया ने कहा, पर मुझे जल्द से जल्द कहीं पहुंचना है, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी अहान ने उसके पास आते हुए कहा, मिस माया अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको छोड़ दूँ। उसकी बात सुन उसके मासूम दिखने वाले चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। फिर उसने पीछे पलटकर पहले की तरह ही रोते हुए कहा, हाँ प्लीज मुझे इस एड्रेस पर ड्रॉप कर दीजिए। अहान ने सिर हिलाया और कहा, आइए मेरी कार में आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। माया ने सिर हिलाया, फिर अपने आंसू पोंछते हुए अहान की कार में जाकर बैठ गई। अहान ने कार बार के बाहर रोकी तो माया रोती हुई उससे बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर एड, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकूंगी।
अहान ने सिर हिलाया तो माया कार से बाहर उतर गई। उसके उतरने के बाद अहान ने कार स्टार्ट की और जाने को हुआ कि उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। उसने बैक मिरर में देखा तो पाया माया के पास 2 लड़के नशे की हालत में खड़े उसे छेड़ रहे थे। माया अंदर जाने की कोशिश कर रही थी पर वो दोनों लड़के उसे जाने नहीं दे रहे थे। उन्हें देखकर अहान से रहा नहीं गया। वैसे तो वो दूसरों के मामलों से दूर ही रहा करता था पर माया एक लड़की थी, इसलिए अहान अपनी अच्छाई से मजबूर कार से उतरकर उसके पास गया। उसने दोनों लड़कों को पीटकर वहां से भगा दिया। फिर माया से बोला, आप बाहर क्यों आए हैं? यहाँ आपका अकेले जाना सही नहीं होगा। माया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा भाई अंदर है, उसने फिर से बहुत सारा शराब पी लिया है और पैसे नहीं चुका पा रहा, इसलिए बार वालों ने उसे पकड़ लिया। अब वो लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ ताकि उन्हें उनके पैसे देकर अपने भाई को बचा सकूँ। अहान ने अपनी वॉच में टाइम देखा, रात के 8 बजने को आए थे। उसने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ आता हूँ। माया ने सिर हिलाया फिर जल्दी से अंदर चली गई। अहान भी उसके पीछे बार के अंदर चला आया। अंदर डिम लाइट जल रही थी, कई सारे लोग बैठे शराब पी रहे थे। अहान ने उन सबको इग्नोर किया और माया के पीछे पीछे एक कमरे में चला गया। उस कमरे में एक लड़का सोफे पर नशे की हालत में बैठा था, उसके साथ कई सारे लोग भी थे। माया उस कमरे में गई और उस लड़के को संभालते हुए उन सब से बोली, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मैं इसका सारा कर्ज उतार दूंगी। उसकी बात पर एक आदमी ने कहा, इसके पूरे 50 लाख रुपए बाकी है, तुम दोगी तभी इसे ले जाने देंगे। माया ने सोफे पर बैठे उस लड़के को संभालते हुए कहा, मैं देती हूँ, मेरे पास केस नहीं है इसलिए मैं चेक देती हूँ। उस आदमी ने सिर हिलाया तो माया ने अपने बैग से चेक बुक निकाला और एक 50 लाख रुपए का चेक बनाकर उसे दे दिया। वो सारे आदमी चेक लेकर वहां से निकल गए थे। उनके जाने के बाद माया अपने भाई को उठाने की कोशिश करने लगी। अहान ने उसे स्ट्रगल करते हुए देखा तो कहा, मैं हेल्प करता हूँ, कहकर उसने दूसरी तरफ से उस लड़के को उठाया। फिर माया और वो दोनों मिलकर उस लड़के को कमरे से बाहर निकालकर कॉरिडोर से होते हुए जाने लगे कि सामने से आ रहा एक वेटर अहान से टकरा गया और उसके हाथ में पकड़ा साला जूस अहान के शर्ट पर गिर पड़ा। वेटर जल्दी से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए। अहान ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, इट्स ऑफ नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। वेटर ने एक बार माया को देखा फिर वहां से चला गया। माया ने उसके जाने के बाद अहान से कहा, सॉरी मिस्टर एट, आप मेरी हेल्प करने आए? और अहान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर साफ कर लूंगा। माया ने सिर हिलाया और दोनों उस लड़के को संभालते हुए नीचे आ गए। अहान आगे बढ़ने को हुआ कि अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी तारा पर पड़ी जो सख्त भाव से उसे देख रही थी। उसे देखते ही अहान के कदम रुक गए। माया ने उसे रुका हुआ देखा तो कुछ बोलने को हुई कि रॉय ने वहां आते हुए कहा, तुम्हारी बीवी गुस्सा है, जाओ उसके पास, मैं इसे संभालता हूँ। अहान ने उसे मना करना चाहा। वो इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर तारा को खुद से दूर करना चाहता था, पर तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तारा के पास आकर उसे कुछ कह रहा था। वो आदमी नशे में चूर था। उसे देखकर ही अहान समझ गया कि वो तारा से क्या कह रहा होगा। उसे देखकर अहान ने सिर हिलाया और उस लड़के को रॉय को देते हुए जाने लगा। उसे जाता देख माया ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? अहान से पहले रॉय ने कहा, उसकी बीवी नाराज है इसलिए वो उसके पास जा रहा है, आइए मैं आपको और इन्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। माया चौंकते हुए बोली, बीवी मिस्टर एट शादीशुदा है क्या? रॉय ने हाँ में सिर हिलाया तो माया गुस्से से आग बबूला हो गई और उसकी पकड़ उस लड़के पर कस गई। उसकी पकड़ खुद पर कसता महसूस कर वो लड़का मन ही मन बोला, बेवकूफ लड़की, पूरी बात पता नहीं कर सकती थी, फालतू में मुझसे भी ये सारा नाटक करवाया और अब मेरे हाथ को तोड़ रही है भगवान बचा ले मुझे, वरना मेरा हाथ तो आज यही शहीद हो जाएगा। अहान ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे बिना कुछ कहे बाहर ले जाने लगा। वो बाहर आकर तारा का हाथ छोड़ते हुए बोला, आप यहाँ क्यों आए स्टार? मैं विला आ रहा था ना। तारा ने हल्के गुस्से से कहा, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? अहान ने उसे गुस्से में देखा तो एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, वो माया सिंह है, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस। और क्या वो एक्ट्रेस है तो इससे क्या, तुम उसके साथ यहाँ क्या कर रहे थे? तारा ने हल्के गुस्से से सवाल किया तो अहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वक्त बिताने आया था, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी। और क्यों? तारा ने सख्त भाव से कहा तो अहान ने दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, आई लाइक हर, मैं इसलिए आपको खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तुम इसे पसंद करते थे। अहान ने उसे देखा। तारा बेहद गुस्से और नफरत से माया को देख रही थी। रॉय ने एक कैब रोक ली थी और उसमें माया और उसके झूठ मूठ वाले भाई को बैठा रहा था। माया ने भी कैब में बैठने से पहले एक नज़र अहान को फिर तारा को गुस्से से देखा और कैब में बैठ गई। कैब ड्राइवर ने कैब स्टार्ट कर दी थी पर तारा अब भी जाती हुई कैब को देख रही थी। गुस्से से उसकी दोनों मुट्ठियां बंद थी। अहान उसके नीली आंखों में बेहिसाब गुस्सा देख पा रहा था पर वो भी मजबूर था। उसे भी अपने दिल में कुछ टूटता सा महसूस होने हो रहा था पर वो अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहा था। तारा और रॉय अहान के साथ कार में थे। रॉय कार ड्राइव कर रहा था और अहान उसके बगल में बैठा था। तारा बैक सीट पर बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था पर उसकी नीली आंखों में बहुत कुछ था। वहीं अहान बार बार बैक मिरर में उसे देख रहा था। उसने अपना कोट उतार दिया था। उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें आ रही थी जिसे वो बार बार साफ कर रहा था। उसकी शर्ट की 2 बटन पहले से ही खुली हुई थी पर तब भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने शर्ट के तीसरे बटन को खोलने लगा।
रॉय ने उसे देखा तो ड्राइव करते हुए बोला, अहान आर यू ऑक? अहान ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और एक बार फिर से बैक मिरर में तारा को देखा। थोड़ी देर बाद रॉय ने कार विला के बाहर रोकी तो तारा कार से उतरकर सीधा विला के अंदर चली गई। रॉय और अहान उसे जाते हुए देख रहे थे। रॉय ने अहान से पूछना चाहा पर यह वक्त उसे सही नहीं लगा, इसलिए वो अहान को फ्रेश होने का बोलकर किचन में चला गया। आज रॉय भी थक चुका था, इसलिए उसने एक 55 साल की मैड को बुला लिया था। रॉय ने उसे डिनर रेडी करने को कहा, फिर वो भी अपने कमरे में चला आया। अहान ने अपने कमरे में आते ही अपने शर्ट को उतार कर फेंक दिया था। वो जल्दी से वॉशरूम गया और शॉवर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो गया। शॉवर का ठंडा पानी उसे भींगा रहा था पर तब भी उसके अंदर की गर्मी शांत नहीं हो रही थी। रॉय फ्रेश होकर अहान को डिनर के लिए बुलाने उसके कमरे में गया। उसने उसे पूरे कमरे में ढूंढा पर अहान उसे कहीं नहीं दिखा। वो जाने को हुआ कि उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो वॉशरूम के डोर को नोक करते हुए बोला, अहान डिनर रेडी है, जल्दी नीचे आ जाओ। पर अहान ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर रॉय ने फिर से डोर नोक किया पर तब भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तारा अपने कमरे में फ्रेश होकर आई। उसके बाल गीले थे जिन्हें वो टॉवल से सुखा रही थी। उसने इस वक्त शॉर्ट्स और पिंक कलर की क्रॉप टॉप पहन रखा था। वो मिरर के पास जाने को हुई कि उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। उसने अंदर आने को कहा तो रॉय अंदर आते हुए बोला, लिटिल डेविल वो अहान। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर तारा का मासूम चेहरा सख्त होने लगा था। कुछ पल बाद दोनों अहान के कमरे में थे। अहान अब भी वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ा था। रॉय ने उसे देखकर तारा से कहा, अहान को किसी ने ड्रग्स दिया है जिस वजह से उसकी बॉडी हीट बढ़ती जा रही है। तारा भी अहान को ही देख रही थी। उसने कंफ्यूज होकर कहा, ड्रग्स? कैसा ड्रग्स? रॉय ने एक गहरी सांस ली और उससे कुछ कहा जिसे सुनकर तारा के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ गए थे। रॉय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हम पहले डॉक्टर को बुला सकते थे पर अब देर हो चुकी है। अगर जल्द से जल्द अहान को आराम नहीं दिया गया तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। तारा उसे हैरानी से देखने लगी थी। उसने कुछ कहना चाहा कि रॉय ने कहा, आई नो आपके मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं पर अभी उनके जवाब देने का वक्त नहीं है। आपको जल्द से जल्द उसकी मदद करनी चाहिए। तारा ने कहा, पर मैं ही क्यों? आप भी तो जाकर उसकी मदद कर सकते हैं। इस आदमी ने मुझे चिट किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। रॉय अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, लिटिल डेविल आप समझ नहीं रही, मैं खुद एक आदमी हूँ, मतलब एक लड़का हूँ, और वैसे भी आप इनकी वाइफ है, मैं नहीं। आप दोनों की जो भी नाराजगी है उसे बाद में सॉल्व करते रहना, अभी चाहे उसके पास। तारा ने सिर हिलाया और अहान के पास जाने लगी पर फिर वो रुक गई और पलटकर उसे देखते हुए बोली, पर अंकल मैं करूंगी क्या, मतलब मैं। रॉय मन में बोला, आप वाकई इस मामले में बहुत भोली है लिटिल डेविल, पर यह गधा इस बात को समझे तब तो। फिर उसने कहा, आपको कुछ नहीं करना, बस आप उसके पास जाए, वो खुद आपसे मदद ले लेगा। तारा ने फिर से सिर हिलाया और जाने को हुई कि रॉय ने आवाज दी, लिटिल डेविल अब क्या है? तारा ने झुंझलाते हुए कहा तो रॉय ने कहा, आपको तकलीफ हो सकती है पर अगर आप अहान को सही सलामत देखना चाहती हैं तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, वरना आप हमेशा के लिए उसे खो देंगी। कहते हुए रॉय ने एक नज़र अहान को देखा, फिर कमरे से बाहर निकलते हुए डोर को बंद कर दिया। तारा ने सिर हिलाया और अहान के पास चली गई। वो अहान के पीछे हाथ बांधकर खड़ी होते हुए बोली, अनान ये क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ वरना ठंड लग जाएगी। तारा ने इतना कहा ही था कि अहान ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा। अहान के अचानक खींचने से तारा उसके बेहद करीब चली गई थी। उसने पलके उठाकर अहान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अहान की हेजल ग्रीन आइस इस वक्त बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए तारा को देख रहा था। शॉवर का ठंडा पानी अब तारा के ऊपर भी गिरने लगा था। वो भी अब तक पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी। ठंड से उसके होठ और उसकी बॉडी कांपने लगी थी। वो अहान के माथे को छूते हुए फिक्र से बोली, अनान क्या हुआ तुम्हें? फीवर आ रहा है क्या? उसके छूने से अहान की सांसें और भारी होने लगी। तारा का छूना उसे ठंडक का एहसास करवा रहा था। तारा ने शॉवर बंद किया और उससे दूर होने लगी कि अहान ने उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब खींच लिया। वो एक हाथ से तारा को खुद से सटाते हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे को छूते हुए उसे निहारने लगा था। आज तारा उसकी नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो खुद को खुद में ही समेटने लगी थी। वहीं अहान अब अपना होश खो चुका था। उसकी आंखें तारा के कैप्टे नेचुरल पिंक होठ पर जाकर ठहर गए थे। तारा के दोनों हाथ उसके सीने पर थे जिसे वो खींचने को हुई कि अहान ने उसके एक हाथ को पकड़ लिया। बिना किसी वार्निंग के उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही तारा की आंखें बड़ी हो गई थी, पर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वो खुद को अहान के पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वो लगातार अहान से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी पर आज उसकी ताकत अहान के सामने कमजोर पड़ रही थी। अहान ने उसके हाथ और कमर को मजबूती से पकड़ रखा था। अगर अहान उसे प्यार से किस करता तो तारा उसे कभी खुद से दूर नहीं करती, पर अहान उसे किस न कर बाइट करने लगा था। वो बहुत रफली उसके होठों को काटते हुए उसे चूम रहा था, जिससे तारा को दर्द हो रहा था। तारा उसके सीने पर हाथ मारने लगी थी पर अहान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने तारा के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसे किस करने लगा। कुछ पल बाद तारा ने भी कोशिश करना बंद कर दिया। वो अहान को और उकसाना नहीं चाहती थी। अहान ने किस करते हुए उसके टॉप को एक झटके में फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया।
उसके ऐसा करते ही तारा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अहान ने उसके होठों को छोड़ उसके गले और कंधे से नीचे जाने लगा था। उसके किस के साथ बाइट करने से तारा की सिसकियां और आहें निकलने लगी थी, जिसे सुनकर अहान और ज्यादा एक्साइटेड होने लगा था। अहान उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हुए अपने शर्ट को उतार फेंका, फिर धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा। तारा को उसके बाइट करने से दर्द होने लगा था। वो अहान को बार बार बाइट करने से मना कर रही थी, पर अहान अब तक पूरी तरह बेकाबू हो गया था। उसे तारा की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वही तारा अब दर्द से तड़पने लगी थी। उस अधेड़ उम्र की मैड ने डिनर टेबल पर रखा, फिर सबको बुलाने उनके कमरे में जाने लगी। वो अहान को डिनर के लिए बुलाने उसके कमरे में गई तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। कमरे के बाहर तक तारा की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो अब भी बार बार लगातार अहान को जेंटल होने के लिए कह रही थी, पर अहान उसकी एक नहीं सुन रहा था। तारा की आवाज अब तक रूंध चुकी थी। उसकी सांसें भारी होने लगी थी, जिसे वो मैड भी सुन पा रही थी। उन आवाजों को सुनकर उस मैड ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वो जल्द से रॉय के पास उससे मदद मांगने के लिए चली गई। रॉय नीचे गार्डन में बैठा चांद देख रहा था। वो हमेशा चाहता था कि अहान और तारा एक हो जाए, दोनों एक साथ खुश रहे, पर आज हो रहा था वो पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। वो अपनी ही उधेड़बुन में उलझा हुआ था। उसने तारा को इस वक्त अहान के पास भेजकर सही किया या नहीं। वो मैड रॉय को ढूंढते हुए गार्डन में चली आई। उसने रॉय को देखा तो वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे सब कुछ बताने लगी। रॉय ने उसकी बात सुनी तो कसकर अपनी मुट्ठी भर ली। वो जानता था इस वक्त तारा को कैसा महसूस हो रहा था, पर वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने आज तारा की मदद कर दी तो तारा को जिंदगी भर अहान को खोने का दर्द सहना पड़ता। रॉय ने उस मैड को अपने पास बैठाया और अहान और तारा की बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बताने लगा। उसने उन्हें उनकी शादी के बारे में भी बता दिया था। उसकी सारी बातें सुनकर मैड शांत हो गई थी। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोली, कुछ चीजों के लिए इंसान को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं। आप जो भी उनके बारे में बता रहे हो, इसका मतलब साफ है कि भगवान उन्हें साथ रखने के लिए ये सब कर रहे हैं, वरना किसी की भी शादी यूं ही नहीं हो जाया करती है। रॉय ने फिक्र करते हुए कहा, पर अहान वो समझने को तैयार नहीं। पता नहीं कल सुबह क्या होने वाला है। उस मैड ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा कर्म हमारा कल तय करता है। अगर वो लड़का उस बच्ची को तकलीफ पहुंचा रहा है तो देखना एक दिन वो उससे भी ज्यादा तकलीफ सहेगा, पर उस वक्त वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह होता है। आप देखना एक दिन वो लड़का रोएगा, मरना चाहेगा पर न मर पाएगा और न ही जी पाएगा। अगर वो उस लड़की से उसका सुकून छीन रहा है तो एक दिन वो भी सुकून के लिए उसके पास भटकेगा, पर उसे सुकून मिल नहीं पाएगा। रॉय ने कहा, आप प्लीज अहान के लिए बुरा मत कहिए, वो बुरा नहीं है। वो मैड सिर हिलाते हुए बोली, मैं बुरा नहीं कह रही, मैंने दुनिया देखी है, बस कल को जो होने को है वो बता रही हूँ, और बाकी बची उस लड़के की किस्मत तो वो लड़की जाने। अगर वो उसे माफ करती हैं तो शायद उस लड़के को थोड़ा सुकून मिल पाए। रॉय ने उसकी इस बात पर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आप नहीं जानती लिटिल डेविल को, वो अहान से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अहान सिर्फ एक बार सॉरी कहेगा न तो वो तुरंत उसे माफ कर देंगी। वो मैड खड़ी हुई और हल्का मुस्कुराते हुए बोली, पर उसके लिए उसका होना भी तो जरूरी है। कभी कभी इंसान पास होकर भी, सामने होकर भी साथ नहीं होता। अपनी बात बोलकर वो मेड वहां से चली गई थी, पर रॉय अब भी उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह सूरज की किरणें बालकनी से होते हुए कमरे में आ रही थी। उस कमरे के बेड के चारों तरफ कपड़े फैले हुए थे। उस बेड पर अहान पेट के बल सोया हुआ था। उसके ऊपर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक चादर थी। सूरज की गर्म किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुलने लगी। वो अपना सिर सहलाते हुए उठकर बैठ गया। उसे अपने सिर पर तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखें अब भी पूरी तरह नहीं खुल पाई थी। तभी उसे अपने दूसरे हाथ में कुछ सॉफ्ट चीज फील हुई। उसने हल्के से आंखें खोलकर देखा तो तारा को अपने साथ बिना कपड़ों में सिर्फ एक चादर में लिपटे गहरी नींद में सोया देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से आसपास नजरें दौड़ाई तो उसे कमरे का हाल दिखा। उसी वक्त उसका फोन रिंग हुआ। फोन रिंग होने की आवाज सुनकर तारा की भी आंखें खुल गई। उसने आंखें खोली तो उसे सबसे पहले अहान का चेहरा दिखा। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर कुछ कहना चाहा कि अहान ने अपनी नजरें उससे फेर ली और अपने कपड़े उठाकर पहनते हुए वॉशरूम में चला गया। तारा बस उसे जाती देखती रह गई थी। अहान का यूं नजरें फेर कर जाना उसका दिल दुखा गया था। कुछ देर बाद वो उठने की कोशिश करने लगी, पर उसे अपने पूरे बदन में एक तेज दर्द महसूस हो रहा था, इतनी कि वो चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। उसके बिखरे बाल, हल्की लाल हो चुकी आंखें, आंसुओं के निशान से भरा पड़ा चेहरा, सूखे होठ कल रात की गवाही दे रहे थे। तारा उठकर बैठने की कोशिश करने लगी कि दर्द के वजह से उसकी आह निकल पड़ी, जिसे सुनकर अहान, जिसने वॉशरूम का दरवाजा खोला ही था, उसने उसे देखा। तारा के बालों के वजह से उसका चेहरा ढक चुका था। अहान ने इस वक्त नहाकर टी शर्ट और पैंट्स पहन रखा था। वो आगे बढ़ा और तारा को बिना कुछ कहे उसके चादर को उस पर अच्छी तरह लपेटकर उसे गोद में उठा लिया। तारा उसके चेहरे को देखने लगी थी, पर अहान, उसने अब तक तारा पर ध्यान नहीं दिया था। वो उसके कमरे में लेकर चला आया, फिर उसके वॉशरूम में जाकर उसे बाथटब में बैठाया और गर्म पानी भरकर पलटते हुए बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। तारा को उसका इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिलहाल दर्द के वजह से उसने कुछ नहीं कहा। इधर अहान अपने कमरे में आया तो एक बार फिर से उसकी नज़र कमरे में फैले कपड़ों पर पड़ी।
कपड़ों को देखते ही अहान का शांत चेहरा अचानक गुस्से से भर आया और उसने जोर से एक लात दरवाजे पर दे मारा। वो अपना सिर पकड़ते हुए कल रात की बात याद करने की कोशिश कर रहा था, पर चाहकर भी उसे कल रात से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रॉय ने उसके कमरे में उस मैड के हाथों दोनों का खाना भिजवाया। अहान ने अपनी थाली लेते हुए कहा, आप उनका खाना उनके में दे दीजिए। मैड ने सिर हिलाया और तारा के कमरे में चली गई। तारा उसी वक्त नहाकर बाथरोब पहनकर कमरे में आई थी। मेड ने उसे भी देखा पर उसने उससे भी कुछ नहीं कहा। दिन यूं ही गुजर गया और रात हो गई। अहान ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो अपना सिर झुकाए सोफे पर बैठा अपनी सोच में ही गुम था कि उसके कानों में कुछ आवाजें आए। आवाज सुनकर वो उठकर कमरे से बाहर आया तो देखा तारा के कमरे के बाहर एक लेडी डॉक्टर और वो नर्स खड़ी बातें कर रहे थे। डॉक्टर को देखकर अहान झट से उनके पास जाते हुए बोला, आंटी डॉक्टर यहाँ क्यों? उस डॉक्टर ने अहान की आवाज सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखा, फिर गुस्से से पलटकर वहां से चली गई। अहान को उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगा था, पर उसने उसे इग्नोर करते हुए मेड को देखा तो मेड ने सिर झुकाते हुए कहा, मैडम को डॉक्टर चाहिए थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं। तारा की तबीयत खराब सुनकर वो झट से कमरे में चला गया। कमरे में आकर वो बेड पर सोई तारा को देखने लगा। मेड पीछे से आते हुए बोली, मैडम को इंजेक्शन दिया गया है, डॉक्टर ने इन्हें प्रॉपर रेस्ट करने को कहा है। मेड अपनी बात बोलकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अहान तारा के पास आया और उसे देखने लगा। तारा अब भी बाथरोब में थी। अब वो पहले से बेटर लग रही थी। अहान जाने को हुआ कि उसकी नज़र उसके गले और होठों पर पड़ी। उसके गले पर लव बाइट के निशान और सुर्ख लाल होठों को देखकर उसने कसकर अपनी मुट्ठी भर ली। उसने मन ही कहा, क्यों किया आपने ऐसा स्टार? मुझे पाने के पीछे इस कदर पागल हो गई, आपकी सही गलत का फर्क भी भूल गई। मुझे पाने के लिए ये तरीका निकाला आपने, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए उसकी आंखें सर्द होने लगी थी। दरअसल उसे कल रात की बात बस इतनी ही याद आई कि वो तारा के साथ बार से बाहर निकल आया था और कैसे उसने माया और अपने बारे में झूठी बात उसे कही थी। इन सारी चीजों को याद कर अहान को लगने लगा था कि तारा ने जानबूझकर उसे ड्रग्स दिया और उसके साथ रात गुजारी ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अहान को अपने साथ रख पाए। अहान तारा के पागलपन से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसे इस आधी अधूरी बात पर पूरा विश्वास हो गया था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर तारा का ब्लैंकेट ठीक किया, फिर कुछ पल उसे देखने के बाद कमरे से निकल गया। अहान तारा के कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आया तो उसे वो मेड काम करते हुए दिखी। वो उसके पास जाकर रॉय के बारे में पूछने लगा तो उस मेड ने बताया कि रॉय को सुबह सुबह ही कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और वो कहकर गया है कि उसे आने में देर हो जाएगी। अहान ने उसकी बात पर सिर हिलाया, फिर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में आकर उसने अपना गिटार लिया जिसे तारा ने उसे दिया था। अहान गिटार लेकर बालकनी में बैठ गया और आंखें बंद कर एक सॉफ्ट धुन बजाने लगा। पुणे मान अपनी मीटिंग खत्म कर वंश के बाद महक के घर जा रहा था। रात होने को आई थी और बाहर अंधेरा छा चुका था। वंश ने ड्राइव करते हुए कहा, भाई एक बात पूछूं? मान ने फाइल के पेज को पलटते हुए कहा, हाँ पूछो। वंश उसे आंखों के कोनों से देखते हुए बोला, आप बार बार मिस महक के घर क्यों जाते हो? आप मान कपाड़िया हो जिसके पीछे कितनी सारी लड़कियां पागल है, बट आप अब उन सबको छोड़कर एक मिडिल क्लास लड़की पर। मान ने बीच में ही कहा, वंश माना कि हम जुड़वा भाई है पर मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए मुझसे होशियारी करने की कोशिश मत करो। तुम मुझे अच्छे से समझ आ रहा है तुम क्या पूछना चाह रहे हो, तो सुनो अपने सवाल का जवाब। मुझे मिस महक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैंने गलती की है, बस मैं उसे सुधार रहा हूं और कुछ नहीं। एक बार वो पूरी तरह से ठीक हो जाए उसके बाद मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। वंश उसे ही देख रहा था। वो साफ देख सकता था मान की जुबान और उसकी आंखें एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रही थी। उसे देख उसने मन में कहा, आई विश भाई कुछ ऐसा हो जिससे आप अपनी फीलिंग समझ जाओ और आप और मिस महक हमेशा हमेशा के लिए साथ आ जाओ। उसने महक के बिल्डिंग के नीचे कार रोकी, फिर दोनों भाई कार से उतरकर महक के घर जाने लगे, पर जैसे जैसे वो दोनों महक के घर के पास जा रहे थे वैसे उन्हें भीड़ दिखाई दे रही थी। आखिर में जब दोनों महक के घर के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कई सारे लोग खड़े दिखे। वंश ने कुछ कहना चाहा कि दोनों को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। महक अपने दरवाजे के पास खड़ी रोई जा रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा पड़ा था। उसने रोते हुए कहा, आप सब गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तभी उनमें से एक औरत ने ताना कसते हुए कहा, चुप हो जा तू, हमें मत सिखा, हम खुद अपनी आंखों से तुझे देखते आ रहे हैं। कई दिनों से देखा है हमने, कई लड़के आते हैं रात भर तेरे साथ तेरे घर में रुकते हैं, फिर सवेरे होते ही चले जाते। शकल से इतनी भोली भाली जान पड़ती है पर काम तो देखो इसके, ये हम शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ तेरे जैसी धंधे वाली नहीं रह सकती। उस औरत की बात सुनकर महक का रोना और तेज हो गया था। उसने नमे सिर हिलाते हुए कुछ कहना चाहा कि एक दूसरी औरत ने उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, चल अब रोकर मत दिखा हमें, निकल यहाँ से, तू यहाँ रही हमारी घर की बच्चियों पर भी तेरा गंदा असर पड़ेगा। कहते हुए उसने महक को धक्का दिया तो महक गिरने को हुई, पर एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। महक ने सिर उठाकर देखा तो सामने मान को देखकर उसके आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। वहीं बाकी सारे लोग मान को देखकर सकपका गए थे। वो बेहद गुस्से से उन औरतों को घूर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। मान ने महक को वंश को देते हुए कहा, वंश इसे नीचे लेकर जा, मैं अभी आया। वंश ने सिर हिलाया, फिर महक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा।
महक को कोई होश नहीं था। रोने और उन सब की बातें सुनकर वो अपना होश हवास सब खो चुकी थी। वंश उसे अपने साथ नीचे अपनी कार में लेकर आया, फिर उसने उसे पानी की बोतल दी, पर महक अब भी रो रही थी इसलिए उसने पानी तक नहीं पिया। थोड़ी देर बाद मान भी उनके पास आया। उसने वंश को कार ड्राइव करने को कहा और खुद महक को लेकर बैक सीट पर बैठ गया। वंश ने सिर हिलाया और वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। महक अब भी रोए जा रही थी। उसे रोता देखकर मान ने उसे उसके सिर को अपने सीने पर रखा तो महक ने उसके कोट को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में चेहरा छिपाकर रोने लगी। मान उसे चुप नहीं करवा रहा था। वो धीरे धीरे उसके बैग को सहला रहा था। महक रोते रोते उसके सीने से लगे ही गहरी नींद में सो गई थी। उसे सोते देखकर वंश ने पूछा, भाई कहाँ जाना है? मान ने एक नज़र सोई हुई महक को देखा, फिर सीट से टिकते हुए बोला, विला ले लो। वंश ने झट से शॉक्ड होकर कहा, विला? पर मॉम डैड विला में ही है, उन्हें क्या कहोगे आप? मान ने आंखें बंद करते हुए कहा, वो सब बाद में देखा जाएगा, नाउ आई वॉन्ट टू डू रेस्ट। वंश ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और सिर हिलाते हुए कार को कपाड़िया विला के तरफ मोड़ दिया। वहीं मान आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था, पर उसके हाथ अब भी महक की पीठ को सहला रहे थे। मोनिका अपने कमरे में बेड पर गहरी नींद में सो रही थी, पर विहान के आंखों में नींद नहीं थी। वो बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसे वो बेहद प्यार से देख रहा था। ये तस्वीर अहान की माँ की थी। अहान बिल्कुल विहान की तरह दिखता था, पर उसकी आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी हेजल ग्रीन थी। विहान तस्वीर को देखते हुए पुरानी यादों में खोए हुए थे कि उसके कानों में कार रुकने की आवाज आई। उसने देखा, वंश ने कार रोकी थी। वो कार से बाहर आया, फिर बैक सीट से मान भी बाहर निकला। उन्हें देखकर विहान कमरे में जाने लगे थे कि तभी उनकी नज़र मान पर ठहर गई। मान ने महक को गोद में उठा लिया था। महक रोते रोते सो चुकी थी, इसलिए उसे इन सब की कोई खबर नहीं थी। मान के गोद में लड़की देखकर विहान उन्हें देखने लगे थे। वंश चारों तरफ देखते हुए बोला, भाई चलो जल्दी अंदर चलते हैं, मॉम डैड सो चुके हैं, शायद किसी के देखने से पहले आप इन्हें ले जाओ, पर आप इन्हें किस कमरे में रखोगे? वंश ने सोचते हुए कहा। तो मान आगे बढ़ते हुए बोला, किस कमरे से क्या मतलब? मिस महक मेरे कमरे में मेरे साथ रहेंगी, ये कभी भी जाग सकती हैं। अगर जागने पर खुद को अनजान जगह देखकर डर गई तो हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। वंश उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, हमारी प्रॉब्लम? भाई पहली बात मिस महक मेरी नहीं आपकी प्रॉब्लम है, और दूसरी बात ये आपकी नहीं, आप इनकी प्रॉब्लम बने हुए हो। मान ने उसे घूर कर देखा तो वंश जल्दी से अपने दांत चमकाते हुए बोला, मेरा मतलब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाता हूं सोने, आप भी जाकर सो जाओ, गुड नाइट। कहकर वंश वहां से जल्दी से रिफ्यू चक्कर हो गया। मान ने महक को देखा, फिर उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। विहान अपने कमरे से बाहर निकलकर उसे जाता देख कर रहे थे। वो जानते थे मान लड़कियों के साथ नाइट स्टैंड किया करता था, पर उसने आज तक किसी भी लड़की को अपने साथ घर नहीं लाया था। उसने कुछ सोचकर एक गहरी सांस ली, फिर अपने कमरे में चले गए। मान ने महक को अपने बेड पर लेटाया, फिर उसके चेहरे को देखने लगा। महक का पूरा चेहरा रोने के वजह से सूज चुका था। मान उसके पास खड़ा उसे एकटक निहार रहा था। बैंगलोर, रात के करीब 12 बजे तारा की आंख खुली। दवाइयों और इंजेक्शन से उसे अब पहले से बेटर फील हो रहा था, पर अब भी उसे कमजोरी सा लग रहा था। उसे भूख लगी तो वो कमरे से निकलकर किचन में गई। उसने फ्रिज खोला तो उसमें उसे वेजिटेबल सूप का बाउल दिखा। उसने बाउल बाहर निकालकर उसके प्लेट को हटाया तो सूप देखकर वो समझ गई कि इस सूप को अहान ने बनाया है। अहान को तारा के बारे में पता था। तारा दोपहर से सोई हुई थी, इसलिए वो जानता था आधी रात को उसे भूख लगेगी और वो खाने के लिए किचन में जरूर जाएगी। तारा सूप लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और सूप पीने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सूप खत्म किया, फिर किचन में बाउल रखकर वापस अपने कमरे में जाने लगी कि सीढ़ियों के पास अचानक उसे चक्कर सा महसूस हुआ और उसके पैर लगड़ा गए, पर वो गिरी नहीं थी। उसने खुद को संभालते हुए रेलिंग को कसकर पकड़ लिया था, पर किसी और ने भी उसे पीछे से पकड़कर सपोर्ट दिया था। तारा ने आंखें खोली, फिर पलटकर पीछे देखा। उसे अहान ने पकड़ रखा था। अहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे ब्राइडल स्टाइल से गोद में उठा लिया। तारा उसके गले में बाहें डालकर उसे ही देखने लगी थी। वो साफ साफ देख सकती थी कि अहान उसके साथ होकर भी साथ नहीं था, वो उसे अनदेखा कर रहा था। अहान उसके कमरे में आया, फिर उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर जाने को पलटा कि तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहान ने उसके हाथ पकड़ते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। तारा ने कुछ कहना चाहा कि अहान ने अपने हाथ को छुड़वाते हुए कहा, हम कल बात करते हैं, अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। अपनी बात कहकर अहान बिना तारा को एक नज़र देखे कमरे से बाहर निकल आया था। वहीं तारा बस उसे जाते हुए देखती रह गई थी। उसे अहान का ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आया था। अगली सुबह करीब 6 बजे अहान का डोर नॉक हुआ। उसने डोर खोला तो सामने रॉय को खड़ा पाया। रॉय ने उसे देखते हुए कहा, दिलीप सर का कॉल आया था, बॉस ने हमें जल्द से जल्द वापस बुलाया है, तुम रेडी हो? मैं लिटिल डेविल को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अहान ने हाँ में सिर हिलाया तो रॉय ने उसे कुछ पल देखा, फिर तारा के कमरे में चले गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों उसकी बात मानते हुए रेडी हुए और अपने बैग्स पैक कर अपनी प्राइवेट चॉपर से राजपूत बंगलो के लिए निकल गए। अहान और तारा आमने सामने बैठे थे, पर दोनों ही बिल्कुल खामोश थे। तारा अहान से इसकी वजह पूछना चाहती थी। उसने सोच लिया था वो राजपूत बंगलो पहुंचकर उससे सामने से बात करेगी। अहान रॉय को देख रहा था। रॉय के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसे इस तरह घबराता देख अहान को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
राजपूत बंगलो। अवदान सुबह से ही हॉल में बैठे तारा और अहान के आने का वेट कर रहे थे। दिलीप उनके पीछे खड़े थे। बाकी सारे लोग भी हॉल में इकट्ठे थे। सब जानना चाहते थे कि अचानक अवदान को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है। कुछ देर बाद ही बाहर से चौप की आवाज आई। उसके कुछ देर बाद तारा, अहान और रॉय अंदर आए। तारा को देखते ही अवदान खड़े हो गए और उसके तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। अहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे ब्राइडल स्टाइल से गोद में उठा लिया। तारा उसके गले में बाहें डालकर उसे ही देखने लगी थी। वो साफ साफ देख सकती थी कि अहान उसके साथ होकर भी साथ नहीं था, वो उसे अनदेखा कर रहा था। अहान उसके कमरे में आया, फिर उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर जाने को पलटा कि तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहान ने उसके हाथ पकड़ते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। तारा ने कुछ कहना चाहा कि अहान ने अपने हाथ को छुड़वाते हुए कहा, हम कल बात करते हैं, अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। अपनी बात कहकर अहान बिना तारा को एक नज़र देखे कमरे से बाहर निकल आया था। वहीं तारा बस उसे जाते हुए देखती रह गई थी। उसे अहान का ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आया था। अगली सुबह करीब 6 बजे अहान का डोर नॉक हुआ। उसने डोर खोला तो सामने रॉय को खड़ा पाया। रॉय ने उसे देखते हुए कहा, दिलीप सर का कॉल आया था, बॉस ने हमें जल्द से जल्द वापस बुलाया है, तुम रेडी हो, मैं लिटिल डेविल को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अहान ने हाँ में सिर हिलाया तो रॉय ने उसे कुछ पल देखा, फिर तारा के कमरे में चले गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों उसकी बात मानते हुए रेडी हुए और अपने बाइक्स पैक कर अपनी प्राइवेट चॉपर से राजपूत बंगलो के लिए निकल गए। अहान और तारा आमने सामने बैठे थे, पर दोनों ही बिल्कुल खामोश थे। तारा अहान से इसकी वजह पूछना चाहती थी। उसने सोच लिया था वो राजपूत बंगलो पहुंचकर उससे सामने से बात करेगी। अहान रॉय को देख रहा था। रॉय के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसे इस तरह घबराता देख अहान को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। राजपूत बंगलो। अवदान सुबह से ही हॉल में बैठे तारा और अहान के आने का वेट कर रहे थे। दिलीप उनके पीछे खड़े थे। बाकी सारे लोग भी हॉल में इकट्ठे थे। सब जानना चाहते थे कि अचानक अवदान को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है। कुछ देर बाद ही बाहर से चौप की आवाज आई। उसके कुछ देर बाद तारा, अहान और रॉय अंदर आए। तारा को देखते ही अवदान खड़े हो गए और उसके तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। अल्पविराम। राजपूत बंगलो। बंगलो के अंदर आते ही रॉय ने अवदान को अपने तरफ आता देखा। उन्हें अपने तरफ आता देखकर उसकी जान सूख गई थी। उसे डर था कि कहीं उन्हें तारा और अहान के बारे में पता न चल चुका हो। अहान भी अवदान को गुस्से में देखकर घबरा गया था। उसने तारा को देखा जिसके कदम रुक गए थे। वो अवदान को देख रही थी। अवदान उसके सामने आकर खड़े हुए और परेशानी से बोले, क्या हुआ है आपको, आप ठीक है न? तारा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो ठीक हूं, पर आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? अवदान ने उसकी बात पर हल्के गुस्से से कहा, अचानक क्यों बुलाया, आपका ध्यान कहाँ है, आपने जो डील की थी उसे उस प्रताप ने छीन लिया। तारा ने उनकी बात सुनकर रॉय को देखा तो रॉय ने सिर झुका दिया। वो ये बात तारा को बताना चाहता था और इसके लिए ही वो कल से गायब था, पर तारा की हेल्थ देखकर उसने सुबह बताने का सोचा था और सुबह जब दिलीप ने अचानक सबको वापस आने को कहा तो वो अपनी टेंशन में बताना भूल गया। अवदान ने आगे कहा, वो इंडिया आने वाला है। तारा, मुझे मेरी कुर्सी मेरे हाथों में ही चाहिए। वो इस डील को आपसे छीनकर ये साबित करना चाहता है कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं है। वो बाकी लोगों को आपके खिलाफ करना चाह रहा है। तारा उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी नीली आंखें एक बार फिर से सख्त होने लगी थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, डील वापस मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। और बात रही कुर्सी की, तो आप भी जानते हैं तारा जिसे चाहती है उसे वो पाकर रहती है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अपनी बात बोलकर तारा वहां से अपने कमरे में जाने लगी। वहीं अहान उसे जाता देख रहा था। उसके दिमाग में तारा की कहीं बात घूम रही थी। ये सच था, तारा जिसे चाह जाए उसे वो पाकर ही रहा करती थी। तारा के जाने के बाद बाकी सारे लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। तारा अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई थी। उसके एक्सप्रेशन इस वक्त कुछ ठीक नहीं थे। मिस्टर प्रताप और अवदान के बीच सालों की दुश्मनी थी। मिस्टर प्रताप ने कई बार अवदान की कुर्सी हथियानी चाही थी, पर अवदान और उसके बाद तारा ने हमेशा उसे हार ही दी थी। तारा ने कुछ सोचते हुए अपना कबर्ड खोला, फिर एक फाइल निकालकर उसे देखने लगी। उस फाइल को देखते ही उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई थी। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाते हुए बालकनी में चली गई। दूसरी तरफ कपाड़िया विला में महक की आंखें खुली तो उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सिर घुमाकर देखा तो बस देखते ही रह गई। वंश उसे अपनी बाहों में भरे सो रहा था। महक उसे देखकर चौंक गई थी, पर फिर उसकी नजरें मान के चेहरे पर टिक गई। मान के माथे पर बाल गिर आए थे। वो अपनी अंडरशर्ट में सो रहा था। इस वक्त वो बहुत क्यूट नजर आ रहा था। महक उसे देखते रह गई थी। तभी उसके कानों में मान की आवाज आई, मुझे देखना हो गया या और देखना है? मान की बात सुनकर महक ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप जागे हुए हो सर? मान अपने सिर के नीचे दूसरे हाथ को रखकर उसे देखते हुए बोला, हाँ, पर और सोने का मन कर रहा है। महक को उसकी बात समझ नहीं आई थी। वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी थी। उसने उठने की कोशिश करते हुए कहा, अगर आपको सोना है तो आप सो जाए। वो उठकर बैठने को हुई कि मान ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, पर मुझे तुम्हारे साथ सोना है। कहते हुए वो एकदम से उसके ऊपर आ गया। महल उसके सडन एक्शन से डर गई थी। उसका डर उसके आंखों में दिखने लगा था।
उसके आंखों को देखते हुए मान ने एक गहरी सांस ली और उसके ऊपर से हंसते हुए बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं कर रहा मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था। महक उसके अपने ऊपर से हंसते ही उठकर बैठ गई थी। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? मेरे घर पर, मान ने सीधा जवाब दिया तो महक की आंखें बड़ी हो गई। वो आंखें बड़ी करते हुए बोली, आपके घर पर मतलब मैं कपाड़िया विला में हूँ? मान ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया तो महक झट से खड़ी होते हुए बोली, मुझे मेरे घर जाना है, आप प्लीज मुझे बाहर तक का रास्ता दिखा दीजिए। मान उसे हड़बड़ाहट में देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हे रिलैक्स, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम मेरे घर पर हो, किसी अनजान के घर पर नहीं। मान के कहने पर महक ने कहा, अगर आपके घर पर किसी ने मुझे देख लिया तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? सुनिए प्लीज, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वो सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। महक ने फिर से कुछ कहना चाहा कि मान ने उसे आंखें दिखाई। उसकी आंखों को देखकर महक ने आगे कुछ नहीं कहा और वॉशरूम में चली गई। मान ने कुछ सोचकर अपना फोन निकाला और वंश को कुछ मैसेज करने लगा। दूसरी तरफ तारा फ्रेश होकर सोफे पर बैठ गई थी। उसके हाथ में उसका लैपटॉप था और उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। नीचे सारे लोग ब्रेकफास्ट के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। नित्या के पूछने पर रॉय ने कहा, लिटिल डेविल अभी नीचे नहीं आएगी, वो सबसे पहले अपना काम पूरा करेगी। नित्या ने सिर हिलाया, फिर बाकी सबको खाना सर्व करने लगी। 1 महीने बाद नीरज और रोशन की शादी होनी थी। सारे लोग इसमें बिजी रहने वाले थे। दिन यूं ही गुजरे और सब अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे। तारा ने 2 हफ्ते के अंदर ही अपनी डील वापस ले ली थी, पर उसके पास अब भी बहुत सारा काम था। वो इन 2 वीक से अपने कमरे से सिर्फ मीटिंग अटेंड करने ही निकलती थी, बाकी टाइम वो कमरे में रहकर काम किया करती थी। इन दिनों नैन्सी और नीरज का मिलना जुलना बढ़ गया था। आज एक बार फिर से चारों शॉपिंग पर आए हुए थे। नैन्सी और नीरज को साथ देखकर रिमी बहुत खुश थी। वो उन दोनों से कुछ दूरी पर रोशन के साथ चल रही थी। तभी रोशन के पास एक लड़की आई और झट से उसके गले लग गई। अचानक उसे देखकर रिमी शॉक्ड रह गई थी, पर फिर उसके आंखों में गुस्सा उतर आया। रोशन खुद शॉक्ड होकर उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की उससे दूर हुई तो रोशन ने उसका चेहरा देखा और उसके चेहरे को देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो उस लड़की से मुस्कुराते हुए बोला, तुम इंडिया कब आए? उस लड़की ने कहा, तब जब तुम अपनी शादी में बिजी थे। रोशन ने कहा, मेरी शादी होने वाली है, हुई नहीं है अब तक, और मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ। उस लड़की ने इस पर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ आइसक्रीम खाने। वो उसे ले जाने को हुई कि रिमी, जो अब तक गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसने रोशन के हाथ को पकड़ लिया और उस लड़की को बेहद गुस्से में देखने लगी। करीब 10 मिनट बाद वो रोशन के पीछे पीछे उसे सॉरी कहते हुए घूम रही थी। रोशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले जाकर बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? उस पर हाथ क्यों उठाया और उसके बाल खराब कर तुम करना क्या चाहती थी? रिमी ने मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी ना, मुझे नहीं पता था। वो तुमसे इतना चिपक रही थी और तुम भी तो उसके साथ आइसक्रीम खाने जा रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर। रोशन ने इस पर कहा, इसमें गुस्सा होने जैसी क्या बात थी? रिमी चिढ़ते हुए बोली, अरे कैसे गुस्सा होने वाली बात नहीं थी? तुम मेरे होने वाले पति हो, मेरे होने वाले बच्चों के पापा हो, तुम्हारे साथ मैं आइसक्रीम खाऊंगी, वो क्यों खाएगी? रोशन उसकी बात सुन स्पीचलेस हो गया था, फिर उसके होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। रिमी को भी याद आया कि उसने अभी अभी क्या कहा, तो वो शर्मा गई और झट से उसके सीने से लग गई। रोशन ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। फाइनली उसे भी अपना प्यार मिल चुका था। 2 दिन बाद कनाडा, एक बड़े मीटिंग रूम में कई सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक तारा और रॉय भी थे। वहां किसी बात पर सीरियस डिस्कशन चल रही थी। वहीं एक आदमी जिसके बाल और दाढ़ी सफेद थी, वो तारा को गुस्से से देख रहा था। ये कोई और नहीं, मिस्टर प्रताप थे। तारा ने न सिर्फ अपनी डील वापस ली थी, बल्कि उनकी भी सारी डील अपने नाम कर ली थी। मीटिंग खत्म हुई और सारे लोग बाहर निकलने लगे तो मिस्टर प्रताप ने तारा को रोकते हुए बेहद गुस्से से कहा, लिटिल डेविल, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तारा डेविल स्माइल करते हुए बोली, वो तो वक्त बताएगा मिस्टर प्रताप। वेल, मेरी आदत है, मैं सामने वाले को एक मौका जरूर देती हूँ, इसलिए आपको भी देती हूँ। मुझसे और मेरे दादू से दूर रहे आप, इसमें ही आपकी भलाई है, वरना आप तो जानते ही हैं लिटिल डेविल क्या कुछ कर सकती है। मिस्टर प्रताप तारा का कराला जवाब सुनकर आग बबूला हो गए थे, पर उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। उन्हें बस एक मौका चाहिए था जब तारा कोई गलती करती और वो उसकी गलती का फायदा उठा लेते। तारा को आज वापस इंडिया जाना था। इन 2 वीक में काफी कुछ बदल गया था। तारा अपने काम में व्यस्त थी और अहान उससे दूर होते जा रहा था, पर अब वक्त आ गया था कि वो अपने अनान को वापस अपने पास हमेशा हमेशा के लिए लाने वाली थी। इस वक्त दोनों अपने जेट पर बैठे थे। तारा अपने लैपटॉप पर अहान की तस्वीर को देखते हुए मन में बोली, बस और कुछ दिन अनान, आई नो तुम मुझे गलत समझने वाले हो, पर यह जरूरी है, अब तुम मेरे बन जागोगे हमेशा हमेशा के लिए। सोचते हुए उसने आंखें बंद की और अहान को याद करने लगी। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे कि बाहर से कार के रुकने की आवाज आई। आवाज सुनकर सब दरवाजे के तरफ देखने लगे थे। तारा और रॉय अंदर आए। उन्हें देखकर सबके होठों पर मुस्कान आ गई थी, खास तौर पर दिव्या के। वो रॉय को देख रही थी। रॉय ने भी एक नजर उसे देखा, फिर तारा के साथ खड़ा हो गया। सारे लोग उनके लौट आने पर बहुत खुश थे। सब ने कुछ देर उनसे बातें की, फिर वो सब अपने अपने कमरे में चले गए। अहान और तारा ने भी एक दूसरे को देखा था, पर दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था।
अगली सुबह सारे लोग हॉल में बैठे थे। अवदान आज बहुत खुश थे। उन्हें उनकी डील मिल चुकी थी और मिस्टर प्रताप को तारा ने धूल चटा दिया था। देवांश कुछ सोच रहे थे। उन्होंने अवदान और आशीष को देखा और कहा, आप दोनों से कुछ बात करनी है मुझे। अवदान ने हाँ में सिर हिलाया तो देवांश ने कहा, आप सब जानते हैं कुछ दिनों नीरज और रोशन की शादी है। मैं इनके साथ वर्षा की शादी भी वंश से करवाना चाहता हूं पर क्या? आशीष ने पूछा तो देवांश ने कहा, पर वर्षा छोटी है और तारा बड़ी। हम तारा से पहले वर्षा की शादी नहीं कर सकते हैं। आशीष ने कुछ सोचते हुए कहा, तो हम तारा की भी शादी करवा देते हैं, क्यों है ना डैड? कहते हुए उसने अवदान को देखा पर अवदान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी रॉय और अहान भी नीचे आए। सबकी शकल देखकर दोनों समझ गए थे कि कुछ सीरियस बातें हो रही है। देवांश और बाकी सब अवदान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अवदान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम ख्याल बुरा नहीं है, तारा की शादी भी करवा देते हैं। उनके कहते ही कुछ आवाज आए और सबने पीछे पलट कर देखा तो पाया तारा ऊपर सीढ़ियों के पास बेहोश गिरी हुई थी। उसे बेहोश देख अहान की आंखें बड़ी हो गई और वो तेजी से उसके तरफ भागते हुए गया। थोड़ी देर बाद सारे लोग तारा के कमरे के बाहर खड़े थे और डॉक्टर अंदर उसका चेकअप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उसने सबसे कहा, कांग्रेस पेशेंट प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनते ही सारे लोग हक्के बक्के रह गए थे। तारा और प्रेग्नेंट, ये कैसे हो सकता था? वहीं रॉय ने अहान को देखा जिसके चेहरे पर तारा की फिक्र दिख रही थी। उसने आगे आते हुए कहा, वो ठीक तो है ना? वो आज से पहले कभी बेहोश नहीं हुई तो? डॉक्टर ने उसे शांत करवाते हुए कहा, डोंट वरी, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। शायद वो कुछ दिनों से प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रही थी और प्रेग्नेंट होने के वजह से भी उन्हें कमजोरी महसूस हुई और वो बेहोश हो गई। नीरज के भाव सख्त हो गए थे। वो डॉक्टर को देखते हुए बोला, आयुष यो पेशेंट प्रेग्नेंट है? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया तो वहां एक अजीब सी शांति छा गई। अवदान ने एक नज़र अहान को देखा, फिर वहां से निकलकर हॉल में आकर बैठ गए। बाकी सब भी हॉल में आकर तारा के होश में आने का वेट करने लगे थे। कपाड़िया विला मान टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था कि विहान ने कहा, हमें राजपूत बंगलो जाना है वंश की शादी की बात करने। मान ने सिर हिलाया, फिर अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चेयर से उठकर जाने को हुआ कि विहान ने कहा, आज से खाना कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं है, उसे यहाँ लेकर आओ। वंश आंखें बड़ी कर उसे देखने लगा था। वहीं मोनिका को कुछ समझ नहीं आया। वो कंफ्यूज होकर बोली, किसे लाने को कह रहे हो विहान? विहान ने मान को देखते हुए कहा, जाओ लेकर आओ। मान ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। 2 वीक से महक उसके कमरे में ही रह रही थी। मान उसे अपने साथ हॉल में लेकर आया और विहान के सामने खड़ा हो गया। विहान ने महक को देखते हुए बोले, इस हालत में आपका एक कमरे में बंद होकर रहना सही नहीं है। वंश के साथ आपकी और मान की भी शादी होगी। मान शॉक्ड होकर उन्हें देख रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, डैड इस हालत से आपका क्या मतलब है? विहान ने कहा, वो सब तुम इनसे पूछ लेना, अभी हमारे साथ राजपूत बंगलो चलो, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। मोनिका पहले तो शॉक्ड रह गई थी पर फिर वो खुश हो गई और विहान के साथ कार में बैठकर निकल गई। वंश भी उनके साथ ही चला गया था। मान और महक एक कार में बैठे थे। कुछ दूर आने पर मान ने कहा, अब बताओ भी डैड कहना क्या चाह रहे थे? इस हालत से क्या मतलब था उनका? तुम ठीक तो हो ना? महक ने सिर झुकाए हुए धीरे से कहा, वो असल में मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। मान उसकी बात पर हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा और कार स्टार्ट कर राजपूत बंगलो में चला गया। अवदान ने रॉय और अहान को देखा, फिर उन्हें अपने सामने खड़ा होने को कहा। जब तारा को होश आया तो उसने खुद को कमरे में पाया। उसे याद आया कि वो ब्रेकफास्ट करने नीचे जा रही थी। वो कमरे से निकलकर नीचे आई तो उसने अहान और रॉय को देखा जो सिर झुकाए अवदान के सामने खड़े थे। किसी ने भी तारा को नहीं देखा था। वो भी सारा मांजरा समझने की कोशिश कर रही थी। अवदान ने दोनों से गुस्से से कहा, मुझे बताओ तारा किसके बच्चे की मां बनने वाली है? रॉय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अवदान के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। अहान जानता था कि तारा उसके ही बच्चे की मां बनने वाली है पर वो ये बात कह नहीं पा रहा था। दिलीप भी दोनों को देख रहे थे। अवदान ने अपनी गन निकाली और रॉय के सिर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, रॉय तुम बोलोगे क्या, मरना चाहोगे? रॉय ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस सिर झुकाए खड़ा था। उसके कुछ न कहने पर अवदान ट्रिगर दबाने को हुए कि अहान ने सिर झुकाए कहा, मैं स्टार मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। उसके कहते ही वहां सन्नाटा छा गया था। विहान और उसका परिवार दरवाजे पर खड़े थे। इन्होंने जैसे ही अहान की बात सुनी उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अवदान की आंखें सर्द होने लगी थी। उसकी नशे उभर आई थी। वो खड़े हुए और अहान की तरफ बढ़ गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता उन्होंने अपना हाथ उठा दिया पर थप्पड़ अहान को नहीं लगी थी। अहान थप्पड़ की आवाज सुनी तो उसने झट से सिर उठाकर देखा। उसके सामने तारा खड़ी थी और उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसे सामने देखते ही अहान की आंखें बड़ी हो गई। बाकी सबका भी यही हाल था। अवदान भी शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने आज तक कभी भी तारा पर हाथ नहीं उठाया था पर आज तारा ने अहान के बदले थप्पड़ खा लिया था। दिलीप और रॉय झट से आगे आए पर तारा ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। तारा की पलकें झुकी हुई थी पर जैसे ही उसने पलकें उठाकर अवदान को देखा तो अवदान के कदम लड़खड़ा गए। आज पहली बार तारा की नीली आंखें लाल हो गई थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। तारा ने उन्हें देखते हुए कहा, अनान की गलती नहीं है, मैं खुद इसके पास गई थी।
लिटिल डेविल रॉय ने कुछ कहना चाहा कि तारा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मुझे बताने दीजिए, मैं खुद गई थी, ये तो अपने होश में भी नहीं था। किसी ने इसे ड्रग्स दिया था, मेरा जाना जरूरी था वरना मैं इसे हमेशा के लिए खो देती, जो मैं कभी नहीं चाहती। अहान भी उसकी बात सुनकर शॉक था, उसकी भी आंखें भर आई थी। उसने तारा को गलत कैसे समझ लिया था? वो तारा थी, वो कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद सारे लोग खड़े सोच में गुम थे। अवदान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो आपने इसकी जान बचाने के लिए ये सब किया? तारा ने हाँ में सिर हिलाया तो अवदान कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोले, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर आप ये बच्चा नहीं रख सकती, अपना अबॉर्शन करवा लीजिए। अबॉर्शन सुनते ही तारा का हाथ अपने पेट पर चला गया था। मान ने महक को देखा, उसने भी अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया था, जैसे वो तारा की फीलिंग फील कर रही थी। अवदान ने उसे देखते हुए कहा, आप अभी खुद छोटी है और सबसे बड़ी बात, ये कोई वक्त नहीं है आपके माँ बनने का, आपको अपना असली काम, अपनी असली पहचान याद है ना? अहान ने कसकर अपनी मुट्ठी कस ली थी, उसकी नज़र एक पल के लिए भी तारा से नहीं हटी थी। तारा ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं करवाऊंगी अबॉर्शन, मैं सब संभाल लूंगी, पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना अनान? मैं सारा काम देख लूंगी और तुम बच्चे को देख लेना, ठीक ना? अहान ने सिर झुका लिया था। अवदान और बाकी सब भी अब उसे ही देखने लगे थे, सब जानना चाहते थे कि वो क्या कहता है। उसने सिर झुकाए कहा, आपको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। उसके ये शब्द सुनकर आज पहली बार तारा को बेहद गुस्सा आया। वो उसके पास गई और उसके हाथ को पकड़कर उसने उसे अपनी तरफ घुमाया और एक खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। ये देखते ही सारे लोग शॉक्ड रह गए थे। अहान का चेहरा एक तरफ झुक गया था। तारा ने गुस्से से कांपते हुए कहा, तुम नहीं रखना चाहते हो बेबी को तो मत रखो, मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कहूंगी, पर मैं बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाने वाली। तुम बहुत बुरे हो अनान, बहुत बुरे, तुम जानते हो, तुम अच्छे से जानते हो मुझे, पर तब भी मेरे साथ ऐसा करते हो, मुझे जानबूझकर तकलीफ देते हो। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है न तो कोई बात नहीं, पर एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, मैं बच्चे को जन्म जरूर दूंगी, तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो मत दो। उसने फिर अवदान को देखा, वो बेहद गुस्से में थी, इतना कि उसकी बॉडी कांप रही थी। उसने अवदान के आंखों में देखते हुए कहा, मैं अकेले बच्चे और आपके काम को संभाल लूंगी, आई प्रॉमिस, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पर मैं मेरे बच्चे को नहीं मारने वाली, कहकर वो वहां से अपने कमरे में जाने लगी। सब उसे जाता देख रहे थे। अवदान ने उसके जाते ही अपनी आंखें बंद ली और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। अहान अपने कमरे में आकर चहलकदमी करने लगा था। उसका दिल बार बार तारा के पास जाने का कर रहा था, पर वो तारा के पास जाकर उसे किसी भी तरह का कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था। इधर कार में मान और महक बैठे वापस जा रहे थे। मान ने उसे देखा, फिर कहा, मिस महक। तभी महक ने झट से कहा, मैं भी अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती, मैं नहीं करवाऊंगी, आप प्लीज अबॉर्शन के लिए मत कहना। मान ने झट से अपनी कार रोकी और उसे देखने लगा। महक की आंखें भर आई थी, उसे यही डर था कि मान उसे अबॉर्शन के लिए कहेगा। शायद वो कभी इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा, इसलिए उसने अब तक उसे कुछ भी नहीं बताया था, पर विहान ने अपने लोग उसके पीछे लगा रखा था। महक इन 2 सप्ताहों में पीछे वाले रास्ते से विला से निकलकर हॉस्पिटल जाती थी, इसलिए विहान को इसकी खबर लग चुकी थी। मान कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने कहा, मैं कभी भी तुम्हें अबॉर्शन के लिए नहीं कहता महक, मैं क्यों कहूंगा? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, महक ने कहा तो मान का चेहरा गंभीर होने लगा। वो कार स्टार्ट करते हुए बोला, अब तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है। महक ने फिर से कुछ कहना चाहा, पर मान अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो कार ड्राइव करते हुए कुछ सोचने लगा था। आज किसी ने भी डिनर नहीं किया था, किसी का भी मन खाने को कर ही नहीं रहा था। रात के करीब 12 बजने वाले थे, पर तारा के आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो गार्डन में खड़ी चांद को देखते हुए कुछ सोच रही थी। उसकी नीली आंखों में आज पहली बार खालीपन और अकेलापन झलक रहा था। उसने चांद को देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखा, फिर कुछ सोचते हुए खुद से ही बोली, सब कुछ खराब हो गया गॉड जी, सब कुछ खराब हो गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? वाई कहते हुए उसके आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उसके गाल पर आ गिरा। दिव्या कुछ दूर खड़ी उसे ही देख रही थी। वो उसके पास जाने को हुई कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा तो सामने रॉय को खड़ा पाया। दिव्या उसे देखकर बोली, आप जाने दीजिए मुझे, तारा को इस वक्त किसी के साथ की जरूरत है, यहाँ शायद ही मुझसे बेहतर कोई और उसका दर्द समझ सकता है। रॉय ने उसे इशारा करते हुए कहा, उधर देखो वहां पर। दिव्या ने मुड़कर देखा तो पाया तारा से कुछ दूरी पर अहान खड़ा उसे ही देख रहा था। दिव्या कुछ बोलने को हुई कि रॉय ने कहा, मिस राजपूत, लिटिल डेविल कभी अकेली नहीं हो सकती, वो है ना, भले वो साथ होकर भी साथ नहीं है, पर वो कभी भी उन्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला। दिव्या ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो जाने को हुई कि रॉय ने फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आप कुछ कह रही थी ना अपने बारे में, अगर आप बताना चाहती हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। दिव्या ने कुछ पल उसे देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। अवदान और दिलीप भी खड़े तारा और अहान को देख रहे थे। देवांश और आशीष भी साथ में खड़े थे, पर उनकी नजरें तारा पर न होकर अहान पर थी। दोनों ही अहान को समझने की कोशिश कर रहे थे। दिव्या और रॉय गार्डन के बैक साइड, जहां कोई भी आता जाता नहीं था, वहां रखे एक बेंच पर बैठे थे।
दिव्या ने सिर उठाया और चांद को देखते हुए कहा, 8 साल पहले हमारी शादी हमारे बाबा सा ने करवाई थी। हम शादी नहीं करना चाहते थे पर बाबा सा ने रिश्ता पक्का कर दिया था, इसलिए हम उन्हें मना नहीं कर पाए और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई। हमारे पति एक अमीर और नामी खानदान से थे, उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा था पर वो इंसान नहीं थे। पहली बार जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था तब मैंने सोचा कि शायद गुस्से में उन्होंने हम पर हाथ उठा दिया, हमारी ही गलती रही होगी, पर वक्त के साथ उनका बिहेवियर हमारे प्रति बदलता गया। कब एक थप्पड़ के बाद वो हमें उस तरह उतनी बुरी तरह से मारने लगे, हम ही कुछ जान ही समझ नहीं पाए। मैं उन्हें छोड़ देना चाहती थी और इसलिए एक दिन फैसला लेकर हम उनके महल से निकले, पर रास्ते में हम बेहोश हो गए। उसके बाद हमें पता चला कि हम पेट से है। बच्चे की खातिर हम एक बार फिर से उस आदमी के साथ रहने को तैयार हो गए, इस उम्मीद में कि वो बदल जाएंगे और हमारे बाबा सा की इज्जत पर आंच नहीं आएगी। पर रॉय ने उसे देखा। दिव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था। शायद ये सालों का दर्द था जो आज वो पहली बार किसी के सामने बयां कर रही थी। रॉय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दिव्या कुछ पल चुप रही, उसके बाद उसने कहना शुरू किया, 3 महीने तक सब कुछ ठीक था। हमें लगा अब सब ठीक हो गया है पर गलत थे। 3 महीने बाद इन्होंने हम पर अपना गुस्सा निकाला और हमने अपना बच्चा खो दिया। हम इस हालत में नहीं थे कि हम बच्चे को कैरी कर पाते, इसलिए डॉक्टर ने अबॉर्शन करवाने के लिए कहा और बाबा सा ने करवा दिया। हम बच्चे को जन्म देना चाहते थे, हमने मना किया था पर सबने झूठ बोलकर हमसे हमारा बच्चा छीन लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। दिव्या फूट फूट कर रोने लगी थी। रॉय से रहा नहीं गया तो उसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। दिव्या उसके सीने से लगकर बेहिसाब रोए जा रही थी। दोनों इस बात से अनजान थे कि देवांश और नित्या के साथ दिशा और राम उन्हें देख रहे थे। देवांश अपने कमरे में जा रहे थे पर जब उसने नित्या को यहाँ आते देखा तो वो भी उसके पीछे चले गए। उनकी नज़र रॉय पर जमी हुई थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मान और महक बेड पर लेटे हुए थे पर दोनों के ही आंखों में नींद नहीं थी। सब अपनी अपनी परेशानी में थे, या यूं कहे कि एक साथ सबकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। तारा ने आंखें बंद कर रखा था पर कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं हार नहीं सकती। तारा कभी नहीं हारती। आहान तुम बस अब देखते जाओ, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास न करवाया तो मैं भी तारा सूर्यवंशी नहीं। इस वक्त उसके आंखों में एक डेडिकेशन झलक रही थी। वो जानती थी कि अब उसे क्या करना है। वो वहां से निकली और अपने कमरे में आकर उसने किसी को कॉल किया और कुछ बातें करते हुए बोली, कल तक सबको पता चल जाना चाहिए कि लिटिल डेविल प्रेग्नेंट है और खासकर मिस्टर प्रताप को, जैसा कहा है वैसा करो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर तारा ने कहा, ओके, पर अगर कल तक ये काम नहीं हुआ तो अपने लिए कब्र खरीद लेना समझे। उसने कॉल कट किया और कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। आज सबकी एंगेजमेंट होनी थी। पूरे बंगलों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। विहान ने मान और महक की भी एंगेजमेंट रखी थी। महक के पापा को मनाने खुद मान गया था। महक इस वक्त वर्षा के साथ उसके कमरे में बैठी थी। वर्षा ने कहा, इतना कुछ हो गया महक और तूने मुझे बताया भी नहीं। महक अपना सिर झुकाते हुए बोली, बताने जैसा कुछ था ही कहा वर्षा, मैं तुझे कैसे बताती कि मैं कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। वर्षा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुझे ऐसा क्यों लगता है मैं तेरे बारे में गलत सोचूंगी? मैं कुछ गलत नहीं सोचने वाली, तू मेरी दोस्त थी, है और हमेशा रहेगी। फिर वो सोचने का नाटक करते हुए बोली, नहीं अब हम दोस्त नहीं रहे, अब तो तू मेरी जेठानी हो गई है। महक ने शर्माते हुए उसे देखा तो वर्षा ने हंसने लगी। कुछ देर बाद नैन्सी और रिमी भी उनके पास आ गई और चारों बातें करने लगी। उन दोनों को भी तारा के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। महक ने कहा, हमारा तो ठीक है पर तारा, उसका क्या उसकी शादी नहीं होगी? आहान की उससे शादी नहीं करना चाहते क्या? वर्षा ने उदासी से कहा, पता नहीं, उस दिन के बाद से वो कमरे से बाहर ही कहाँ निकली है। मुझे लगा था शायद बाबा सा और पापा उनसे बात करेंगे पर उन्होंने भी अब तक कुछ नहीं कहा। नैन्सी ने दोनों को समझाते हुए कहा, तुम दोनों टेंशन मत लो, किस्मत में जिनका मिलना होता है वो कैसे भी मिल ही जाते, और तारा, वो तो अपनी किस्मत खुद लिखती हैं। रिमी कुछ सोचते हुए बोली, यू आर राइट दी। जैसे शेर और शेरनी अपना शिकार करने से पहले कुछ कदम पीछे लेते हैं और फिर मौका मिलते ही अचानक झटके से उसे दबोच लेते हैं, देखना तारा भी कुछ वैसा ही करेगी। मुझे सुबह से ही एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसी कि मानो कुछ होने वाला है। वर्षा और महक ने उसकी बात पर एक साथ कहा, मुझे भी। नैन्सी बोली, असल में मुझे भी कुछ होने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, पर क्या वो तो होने पर ही पता चलेगा उसकी बात पर तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया। आहान अपने कमरे में रेडी हो रहा था। आज सबको ट्रेडिशनल कपड़े पहनने थे पर आहान ने व्हाइट शर्ट और काले रंग की पैंट पहन रखा था। वो भी अपने कमरे से बहुत कम ही निकला करता था। वो मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ सोच रहा था कि किसी ने उसका डोर नॉक किया। उसने डोर खोला तो उसे दरवाजे पर वंश खड़ा दिखा। वंश ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, कैसे है आप? आहान ने सिर हिलाया तो वंश ने कहा, आप नीचे नहीं दिखे तो मैं यहाँ आपको ढूंढते हुए चला आया। आहान उसकी बात को समझ रहा था। वंश उससे बात कर उसके करीब आना चाहता था। आहान ने उसे देखते हुए शांत भाव से कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच न कुछ था और न ही कुछ हो सकता है, जाओ नीचे सब वेट कर रहे होंगे। आहान की बात सुन वंश ने कहा, रिश्ता तो है, चाहे आप माने या न माने आपकी मर्जी, पर जब एक बार रिश्ता जुड़ जाता है तो तोड़ने से भी नहीं टूटता। उसने एक स्माइल पास की और वहां से चला गया। वंश की बात सुनकर आहान के सामने तारा का चेहरा आया।
रिश्ता तो अब उसका और तारा का भी बन चुका था, और एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो वाकई न टूट सकता था और न ही बुलाया जा सकता था। थोड़ी देर बाद सारे लोग नीचे इकट्ठे हो गए। आहान भी आया और रॉय के साथ एक जगह खड़ा हो गया। मान ने उसे देखा तो वंश से बोला, तू तो इससे बात करने गया था ना, क्या हुआ नहीं कि उसने बात? मुझे इसका समझ नहीं आता, ये तारा को अपना क्यों नहीं रहा है? उसे प्रेग्नेंट कर दिया है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? वंश ने वर्षा को देखते हुए खोए हुए अंदाज में कहा, हमारे डैड पर गया है भाई, डैड ने भी तो उनकी मॉम को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, वैसे ही इन्होंने किया। वंश को अचानक रियलाइज हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया था। उसने मान को देखा, फिर सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी भाई, मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया। मान ने उसके सॉरी का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही तारा पर पड़ी। इनफैक्ट सारे मेहमानों की नज़र उस पर पड़ी और उस पर ही टिक गई। तारा ने वाइट लहंगा पहना था। उसके बालों की साइड स्टाइलिश और क्यूट सी चोटी गुत्थी हुई थी। चेहरे पर मेकअप था पर उस पर चार चांद लगाता उसकी स्माइल थी। आहान की नज़रें उस पर टिक गई थी। वो पहली बार तारा को लहंगे में देख रहा था। उसकी धड़कनें शोर मचाने लगी थी। आज तारा बिल्कुल पहले की तरह लग रही थी, पर अफसोस पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा था। रिमी ने उसे अपने पास बुलाया तो वो सारी लड़कियों के पास चली गई। वर्षा ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना तारा, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, ये खासकर तुम्हारे लिए ही बना है, तुम्हारी चॉइस ना बहुत अच्छी है, तुम सबसे अच्छी चीजें ही चुनती हो। तारा ने उसे एक स्माइल पास की तो रिमी ने नाटक करते हुए कहा, हाँ पर तुम्हें नहीं लगता ये हमसे कई ज्यादा खूबसूरत लग रही है? मतलब देखो, सारे लोग इसे ही देख रहे हैं, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। तारा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर सब बातें करने लगी। आहान की आंखें एकटक उसे निहार रही थी। तारा को खुश देखकर उसके जलते दिल को थोड़ी राहत मिली थी, पर अब भी उसका फैसला यही था। वो तारा को बच्चे को जन्म देने से रोकना चाहता था। सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। राम ने अनाउंस कर सारे कपल को स्टेज पर बुलाया। सबसे पहले नीरज की एंगेजमेंट नैन्सी से हुई, उनके बाद रोशन और रिमी की एंगेजमेंट हुई। मान और महक को भी बुलाया गया और उनके बाद वंश और वर्षा की एंगेजमेंट हुई। चारों कपल की एंगेजमेंट के कुछ देर बाद धीरे धीरे मेहमान जाने लगे थे। तारा अवदान के बैठी खाने में लगी हुई थी। उसने पहली बार किसी इंडियन फंक्शन को अटेंड किया था। वो सब कुछ देखकर बहुत खुश थी। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जिसकी जिंदगी कुछ दिनों पहले ही उथल पुथल हुई थी। सारे मेहमानों के जाने के बाद अवदान ने तारा के हाथ से रसगुल्ले की प्लेट लेते हुए कहा, बस कीजिए तारा, इतना मीठा खाना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तारा ने मुंह बनाकर उन्हें देखा, फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, अवदान थोड़ा और खाने दो ना, पता है मेरा छोटा सा पेट कब का भर चुका है, पर मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है। लगता है बेबी को ये रसगुल्ले बहुत पसंद आए हैं। उसने रसगुल्ले को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कि अवदान ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो उसे घूरते हुए बोले, आप अपनी बातों में हमें उलझा रही सकती तारा, और एक बात, आप मुझे अवदान नहीं कह सकती। तारा ने कहा, और क्यों नहीं कह सकती, आपने तो ही कहा था कि मैं आपकी। उसकी बात बीच में ही काटते हुए अवदान ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप मुझे दादू ना कहें, आप हमें वैसे ही बुलाए जैसे कि पहले बुलाया करती थी। उनकी बातें सुन सबके होठों पर मुस्कान आ गई थी। आहान को भी अपनी पहले वाली स्टार को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। तारा मुस्कुराते हुए बोली, ओके जैसा आप कहें अवदान, आई मीन दादू। अवदान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, अब आप जाकर रेस्ट कीजिए, काफी रात हो चुकी है, आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। तारा ने ओके कहा और अपना लहंगा संभालते हुए जाने लगी। उसने जाते हुए मन में कहा, ये अब तक आए क्यों नहीं? ओह गॉड, क्या इतना टाइम लगता है आने में? विहान देशांत के पास जाकर उससे अलविदा लेने लगा कि बाहर कुछ काज रुकने की आवाज सुनाई दी। अवदान भी अपने कमरे में जा रहे थे पर आवाज सुनकर वो रुक गए थे। वही तारा के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। सब दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। आखिर इतनी रात को कौन आ सकता था? तभी डार्क ब्राउन कपड़े पहने कुछ बॉडीगार्ड अंदर आए और दरवाजे के पास दो लाइन बनाकर खड़े हो गए। उन गार्ड्स के कपड़े देखकर अवदान और दिलीप के भाव बदल गए थे। वही तारा की मुस्कुराहट थोड़ी और गहरी हो गई थी। सब आंखें टिकाए दरवाजे को देख रहे थे कि सबने एक आदमी को अंदर आते हुए देखा। उस आदमी की उम्र अवदान के जितनी ही थी। उसका ओहदा भी बहुत खतरनाक दिख रहा था, पर उसके होठों पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। वो आकर अवदान के ठीक सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखों में एक कमीनेपन के साथ देखने लगा। अवदान के भाव सख्त हो गए थे। वो अपने हाथों को पीछे के तरफ ले जाते हुए बोले, यहाँ कैसे आना हुआ प्रताप? प्रताप ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उन्हें देखा, फिर कहा, तुमसे मिलने का दिल किया। अवदान तो आ गया, वैसे तुम परेशान लग रहे हो। हाँ सुना मैंने, तुम्हारी मुंह बोली पोती ने क्या किया है? उसकी बात सुनते ही अवदान ने कसकर अपनी मुट्ठी कस ली थी। उसकी आंखें हल्की लाल होने लगी थी। वो अब समझ गए थे कि प्रताप वहां आने के पीछे क्या वजह है। आहान रॉय के पास गया और उससे धीरे से बोला, ये कौन है? रॉय ने उसे बताते हुए कहा, मिस्टर तेज प्रताप सिंह। प्रताप इंडस्ट्री के सीईओ और हमारे दुश्मन, इनके और बॉस के बीच सालों की दुश्मनी चली आ रही है। इन्हें डेविल की कुर्सी चाहिए, पर बॉस के बाद लिटिल डेविल ने इसे रोक रखा है, पर पता नहीं अब क्या होगा। आहान ने उसे देखते हुए कहा, क्या होगा मतलब? बात स्टार से जुड़ी हुई है ना? रॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, अब तक पूरी दुनिया जान चुकी है कि लिटिल डेविल बॉस की अपनी सगी पोती नहीं है, पर उनका खौफ है जिसके वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। पर इनकी बातों से लगता है जैसे उन्हें लिटिल डेविल के प्रेगनेंसी के बारे में पता है। अब या तो ये उन्हें जलील कर लौट जाएगा या फिर इस बात का फायदा उठाकर डेविल की कुर्सी हथियाना चाहेगा।
अहान उसकी बात सुन चौंक गया था। उसे इस बारे में बहुत कम ही जानकारी थी। अब उसे भी टेंशन होने लगी थी। आखिर उसने भी बचपन से देखा था तारा को मेहनत करते हुए। वो इसी कुर्सी के वजह से अपना बचपन नहीं जी पाई थी। दो माँ बाप होते हुए भी उसे हमेशा अकेले रहना पड़ा था। उसने इसके लिए बहुत कुछ खोया था, पर अब वो क्या इस कुर्सी को भी खो देंगी। अवदान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, प्रताप, मेरे घर के मामलों में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। मेरी तारा ने क्या किया है और क्या नहीं ये तुम नहीं बताओगे। अगर एक भी गलत शब्द उनके लिए निकाला तो याद रखना यहीं जिंदा दफना दिए जाओगे। अवदान की वार्निंग का प्रताप के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी टेढ़ी मुस्कान लिए उसकी आंखों में देख रहा था। उसने कहा, मैं तो सिर्फ सच बताने आया हूँ, तुम ही देखो ना अवदान, तुमने क्या कुछ नहीं किया उसे कुर्सी पर बैठाने के लिए, पर लगता है उस लड़की से अपनी भरी जवानी संभाली नहीं गई और अपने नौकर के साथ ही उसने अपनी प्यास बुझा ली। उसके मुंह से तारा के लिए इतने गलत शब्द सुनकर अहान की हजल ग्रीन आइज सर्द हो गई थी। देवांश और बाकी सबकी भी नशे उभर आई थी। तारा उनकी बेटी बहन और बहू थी। हाँ, उसकी और अहान की शादी नहीं हुई थी, पर उसके अंदर उसका अंश था, विहान का अंश था, इसलिए उसके लिए भी तारा बहुत जरूरी थी। तारा का चेहरा बिल्कुल शांत पानी की तरह शांत था। वो खामोशी से अपने हाथ बांधकर उनकी बातें सुन रही थी। अवदान को इतना गुस्सा आया कि उसने एक पंच प्रताप के मुंह पर जड़ दिया, जिससे प्रताप गिरते गिरते बचा। उसके गार्ड ये देखकर हरकत में आए और अवदान पर गन पॉइंट कर खड़े हो गए, पर प्रताप ने उन्हें हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। वो अपने होठों के किनारे से निकलते खून को साफ करते हुए बोला, इस उम्र में भी काफी ताकत रखते हो तुम, पर अफसोस तुम सच नहीं बदल सकते। आखिर किसका मुंह बंद करोगे तुम। तारा के बारे में सबको पता चल चुका है अवदान, अब तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तुम्हें शायद खबर नहीं कि तुम्हारी प्यारी पोती के बारे में कैसी कैसी बातें हो रही है। एक बिन बिहाई लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाए और वो भी अपने नौकर के साथ, तो पता है ना उसे क्या कहते हैं। अब देवांश और आशीष से भी रह नहीं गया। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए कि अहान की आवाज आई, किसने कहा आपसे कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई है मिस्टर प्रताप। अहान की आवाज गुस्से से भरी थी। अगर अवदान वहां न होते तो वो प्रताप के उम्र का भी लिहाज नहीं करने वाला था। आखिर उसके सामने कोई कैसे तारा के लिए इतने गंदी बातें कह सकता था। वो तारा को बचपन से देखते आया था। तारा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पागल थी, बाकी उसने आज तक किसी भी दूसरे मर्द के लिए कभी न कुछ कहा और न कभी कुछ सोच था। अहान की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए थे कि आखिर उसकी बातों का मतलब क्या हुआ। वहीं अब तारा के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी। रॉय का चेहरा भी खिल चुका था। उसने मन में कहा, हाँ बता दे अहान, बता दे सबको, लिटिल डेविल और तेरा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जो तुझे उनके करीब जाने की इजाजत देता है। अहान मिस्टर प्रताप के सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं उनके बारे में पहले पता तो कर लेते आप। और क्या कहा आपने? तारा शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई है और वो भी अपने नौकर के साथ। तो हाँ, मैं हूँ उनका नौकर, पर मैं नौकर होने के साथ साथ उनका पति भी हूँ। हमारी शादी हो चुकी है मिस्टर तेज प्रताप सिंह। शादी, वर्षा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। फिर एकदम से उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। किसी को भी उनके शादी के बारे में खबर नहीं थी, पर क्योंकि अहान कह रहा था इसलिए सब मानते थे कि उनकी शादी हो चुकी है, वरना अहान कभी बेबुनियादी बातें नहीं करता है। मिस्टर प्रताप कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे। उन्हें तो ऐसा कुछ पता नहीं था। वो बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर उनकी शादी हुई होती तो सबको खबर होती। और तभी रॉय ने कहा, सीक्रेट मैरिज भी होता है मिस्टर प्रताप, और आप कोई नए तो है नहीं। आप जानते हैं हमारी दुनिया में अक्सर लोग सीक्रेट मैरिज करते हैं और सही वक्त आने पर अपनी शादी अनाउंस करते हैं। मिस्टर प्रताप उसकी बात सुनकर चुप हो गए थे। वो भी जानते थे ये लोग बिना सबूत के कुछ भी नहीं कहेंगे, और तारा, वो तो हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहा करती थी। मिस्टर प्रताप ने तारा को एक नज़र देखा, फिर अवदान को देखते हुए बोले, ठीक है चलो मान लिया कि तारा और इस लड़के की शादी हो चुकी है, पर तब भी यह तो उसका नौकर ही ना, क्या ही औकात है इसकी अवदान। लड़कों की कमी नहीं थी दुनिया में जो तुमने इनकी शादी करवाए। अरे खुद को देखते और इसे देखते, कहा ये और कहा तारा। तारा लिटिल डेविल है, डेविल कुर्सी की उम्मीदवार। उस कुर्सी पर बैठने वाला इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, पर इसकी न कोई पहचान है और न ही कोई औकात। मिस्टर प्रताप की बात सुन सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। सबको तारा याद थी। सबने देखा था जब मान ने अहान के बारे में गलत शब्द कहे थे तो तारा ने उसका क्या हाल किया था। राम सिर हिलाते हुए बोले, लगता है बुढ़ा यहाँ मरने ही आया है, आज यहाँ से इसकी अर्थी ही उठने वाली है। वर्षा और बाकी सब उनके साथ ही खड़े थे। रिमी ने उनकी बात पर कहा, शुभ शुभ बोलिए पापा जी, अगर ये बुढ़ा यहाँ मर गया तो हमारी शादी पोस्टपोन कर दी जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वर्षा भी उसका साथ देते हुए बोली, सेम हियर भाभी, मैं भी शादी पोस्टपोन नहीं करना चाहती। मेरा बस चले तो मैं अभी यहीं वंश से शादी कर अपने ससुराल चली जाऊं। तभी मान की आवाज सबके कानों में पड़ी, ये बुढ़ा यहाँ मरने ही आया है। तारा की दी हुई चोट का दर्द अब भी मेरे शरीर में है। अगर उसने इसे ठीक से एक थप्पड़ भी चट दिया तो ये बुढ़ा यहीं लुढ़क जाएगा। मान की बात सुन सब आंखें बड़ी कर उसे देखने लगे थे। मान ने सबको देखा तो अपने कंधे उचाकते हुए बोला, क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने सच कहा, तारा सिर्फ दिखती बच्ची जैसी है और उसकी हरकतें सिर्फ बच्चों जैसी है, पर उसकी ताकत हमसे भी कई गुना ज्यादा है। यकीन नहीं है तो जाओ जाकर एक थप्पड़ उसके हाथ से खाकर आओ। सबने झट से नमे सिर हिलाया और सामने देखने लगे। आखिरकार सबने उसका गुस्सा देखा था। कोई भी बेवजह की दुश्मनी उससे मोल नहीं लेना चाहता था।
मिस्टर प्रताप के बातों का अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 2 कारणों में से एक यही तो कारण था जिस वजह से अहान तारा को अपनाना नहीं चाहता था। वो जानता था उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा, एक कामयाब सिंगर है, पर उससे सिर्फ उसके पास पैसे आए हैं। पॉवर और परिवार का नाम नहीं मिला है उसे। अवदान ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। विहान ये अब रहा नहीं गया। अहान उसका बेटा था। हाँ, वो मिस्टर प्रताप और अवदान के जितना पावरफुल नहीं था, पर वो अहान को अपना नाम दे सकता था। वो अहान को उसकी पहचान लौटा सकता था। उसने कुछ कहना चाहा कि तारा की आवाज आई। सबने उसके तरफ देखा तो सब दिल थाम कर सीधे खड़े हो गए। तारा का चेहरा अब भी शांत था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वो मिस्टर प्रताप के सामने आकर खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप बहुत टाइम से अहान की पहचान के बारे में कह रहे हैं, उसकी औकात के बारे में कह रहे हैं, उसके पावर के बारे में कह रहे हैं न, तो चलिए मैं आपको आज एक सच से रूबरू करवाती हूँ। मिस्टर प्रताप ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, किस सच के बारे में बात कर रही हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। तारा मुस्कुराते हुए बोली, मैं हूं न इसके लिए, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। हाँ, तो शुरू करते हैं। पहली चीज जो है पहचान, तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन। मिस्टर प्रताप, आप जिसके पहचान पर उंगली उठा रहे हैं वो आपका ही खून है। आपकी बेटी, जिसे आपने कभी अपनी बेटी न मानकर सिर्फ एक गलती माना था, ये उनका इकलौता बेटा है। अगर हम इसे अहान प्रताप सिंह कहे तो गलत नहीं होगा। तारा की बात सुनकर मिस्टर प्रताप के पैरों तले जमीन खिसकने को आई थी। अहान का भी यही हाल था। विहान को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। उसने याद किया अंजलि ने उसे एक दफा बताया था कि वो नाजायज है, इसलिए उसके डैड उसे प्यार नहीं करते और न ही उसे अपनी बेटी मानते हैं। बाकी सबके साथ रॉय, अवदान और दिलीप के लिए भी ये सच शॉकिंग था। उन सबको भी 440 वोल्ट का झटका लगा था। अवदान और दिलीप ने एक दूसरे को देखा, फिर रॉय को देखने लगे। रॉय ने झट से अपने कंधे उचका दिए, जिसका साफ मतलब था कि उसे भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। मिस्टर प्रताप ने अहान को ध्यान से देखा। हाउस की ग्रे आइज बिल्कुल उनकी बेटी अंजलि की तरह ही थी। अहान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी था। तारा ने आगे कहा, पहचान की बात हो गई तो अब आते हैं औकात पर। आपको तो याद ही होगा आपके डैड को जब आपके बेटी के बारे में पता चला था तब उन्होंने आप पर बहुत गुस्सा किया था, पर वो आप जैसे बेवकूफ, लालची और बुरे आदमी नहीं थे। वो आपको अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने आपकी बेटी के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी का 51% उनके नाम कर दिया था। अब क्योंकि ये उनका बेटा है तो इसका साफ मतलब है कि अब उस 51% की प्रॉपर्टी का हकदार ये है, न कि आप, और इसकी औकात आपसे कई ज्यादा है। मान ने उसकी सारी बातें सुनकर कहा, इस लड़की को एन वक्त पर हार्ट अटैक देने की आदत है क्या? आखिर में एकदम सही मौका देखकर ये वार करती है। सामने वाला इसकी बात सुनकर ही सदमे से मर जाएगा। वंश अपना फोन निकालते हुए बोला, मैं क्या एम्बुलेंस बुलाऊं? इस अंकल का हार्ट के साथ साथ किडनी, फेफड़ा सब कुछ फेल होने वाला है। वर्षा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है एम्बुलेंस बुलाने की, ये कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है जिसकी फिक्र तुम कर रहे हो। राम बोले, अरे कैसी बातें कर रही हो वर्षा, जरा तारा की बातों पर गौर करो। अगर ये बुढ़ा अहान की माँ का बाप है तो इसका मतलब ये अहान का नाना हुआ, और उसका नाना हुआ मतलब इन दोनों का भी नाना ही हुआ, क्यों है न? मान ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो राम अपने दांत अंदर करते हुए बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम दोनों को रिश्ता बता रहा था। मान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वर्षा वंश के हाथ से फोन लेते हुए बोली, अब क्या तुम उनका आशीर्वाद लेने का सोच रहे हो? फोन वापस पॉकेट में डालो। वंश ने सिर हिलाया और फोन पॉकेट में डालकर अहान को देखने लगा। अहान सिर झुकाए खड़ा था। इस वक्त वो खुद को ढगा सा महसूस करने लगा था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे थे। उसने सिर उठाकर तारा को देखा जो उसे ही देख रही थी। अहान की आंखें लाल हो गई थी। वो रोना चाहता था पर रो नहीं पा रहा था। तारा अपनी नीली आंखों से उसे ही देख रही थी। अहान की आंखें देखकर उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी। अहान जाने को पलटा कि मिस्टर प्रताप ने कहा, ये जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। मेरे लिए जैसे इसकी माँ कोई मायने नहीं रखती थी वैसे ही ये भी कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने फिर तारा को देखा और कहा, और तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारी बातें करके मुझसे जीत जाओगी? मेरी प्रॉपर्टी हासिल कर लोगी? मुझे हरा दोगी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं बता दूं ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक फूटी कौड़ी इसके नाम नहीं करने वाला। तारा ने अहान को देखा फिर विहान को देखने लगी। वो चाहती थी कि अब विहान अपने बेटे अहान के लिए स्टैंड ले ताकि अहान को भी पता चले अब वो अकेला नहीं है, उसके पास उसके फौदा है। विहान ने तारा की अनकही बात समझ ली थी। वो आगे आए और बोले, मिस्टर प्रताप आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है इसे। अहान पहले से ही बहुत अमीर है। आपने सिंगर का नाम तो सुना ही होगा। वो सिंगर जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है, वो और कोई नहीं अहान ही है। ये मेरा बेटा है, अहान का पारिया है ये। माना मैं आपके जितना अमीर और पावरफुल नहीं हूं पर मैं मेरे बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप कभी अपनी बेटी के नहीं हुए पर कम से कम अपने पोते को इस तरह जलील तो मत कीजिए। मिस्टर प्रताप ने गुस्से से कहा, तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और रही बात इसकी तो ये नाजायज है अंजलि और तुम्हारी शादी। विहान ने बीच में ही गुस्से से कहा, अहान नाजायज नहीं है। आपकी बेटी आप जैसी नहीं थी, वो सही गलत अच्छा बुरा जानती थी। जो जिंदगी अपने उसे दी थी अंजलि वैसी जिंदगी अपने बच्चे को नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने हमारे रिश्ते की शुरुआत शादी के बाद की थी। मैंने और अंजलि ने कनाडा के एक कोर्ट में शादी कर लिया था। अगर आपको यकीन न हो तो आप कोर्ट जाकर पता कर सकते हैं। विहान की बात सुन मिस्टर प्रताप के पास कोई जवाब नहीं था।
वहीं मान और मोनिका को नहीं पता था कि विहान ने अंजलि से शादी की थी। अहान के लिए भी वो नाजायज़ ही था, पर आज विहान के मुंह से उनकी शादी की बात सुनकर उसके ऊपर से नाजायज़ का टैग हट चुका था। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि वो नाजायज़ नहीं था। कुछ देर बाद मिस्टर प्रताप अपने गार्ड के साथ वापस लौट गए थे। उनके पास कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। उनके जाने के बाद अवदान सोफे पर बैठ गए और उनके सामने अहान, रॉय और तारा खड़े थे। अहान और रॉय ने अपना सिर झुका रखा था, पर तारा बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सब खुश थे, पर अवदान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने उसे देखकर सिर हिलाया, फिर रॉय को घूरते हुए कहा, रॉय तुम इनके साथ क्यों थे? मैंने किस लिए तुम्हें इनके साथ रहने को कहा था? रॉय ने झट से सिर उठाकर उन्हें देखा। वो अपनी सफाई दे पाता उससे पहले तारा ने कहा, मैं जानती थी ये अंकल हमारे साथ आपके जासूस बनकर रहते थे। जुगलखोर आदमी, शर्म नहीं आती आपको यहाँ की बात वहाँ करते हुए? रॉय बेचारा सकपका गया था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और नहीं में सिर हिलाने लगा। उसे इस वक्त अवदान और तारा दोनों से डर लग रहा था। बेचारे के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तारा ने फिर दिलीप को देखा और कहा, रॉय अंकल आपको दिलीप से कुछ सीखना चाहिए। आपको पता है मैंने इन्हें कितना लालच दिया था। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं इनकी शादी करवाऊंगी, पर तब भी इन्होंने मुंह नहीं खोला। और अवदान ने उसे घूर कर देखा तो तारा अपने शब्द सुधारते हुए बोली, मेरा मतलब अवदान दादू से है। दादू? हाँ, तो मैंने इन्हें बहुत लालच दिया था, पर तब भी इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और मुझे आपके वसीयत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब जाकर मुझे मजबूरन आपके कमरे में चोरों की तरह जाना पड़ा था। आपको ईमानदारी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए इनसे। बताओ, आप मेरे साथ ईमानदार नहीं हो तो मेरी बुआ के साथ कैसे ईमानदार रहोगे? बुआ, आप इन्हें हाँ मत करना, इनसे शादी मत करना आप। तारा ने दिव्या को देखते हुए कहा तो रॉय तेजी से दिव्या के पास गया और उसे पकड़कर अपने पीछे करते हुए बोला, लिटिल डेविल ये गलत कर रही है आप। मैंने आपकी शादी की बात सीक्रेट रखी और बदले में आप मेरी शादी जो हुई भी नहीं है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। रॉय की बात सुनते ही दिव्या ने उसे देखा। बाकी सब भी उसे ही देखने लगे थे। रॉय को भी रियलाइज हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। उसने झट से दिव्या का हाथ छोड़ा और अहान के पीछे जाकर खड़ा हो गया। देवांश ने कहा, हम आप दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें ये बताए तारा और अहान की शादी कब हुई और कैसे हुई, जो इन्हें भी पता न चला। अवदान और विहान ने भी पूछा तो तारा खुश होते हुए बोली, अरे ससुर जी, आपको पता है आपका बेटा बहुत ईमानदार है। वो मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने दिमाग लगाया। और कहते हुए उसने न्यूयॉर्क की सारी बातें सबको सुना डाली। जैसे जैसे सब उनकी बात सुनते जा रहे थे वैसे सबकी आंखें हैरानी से बड़ी होते जा रही थी। अब सबको समझ आ गया था कि तारा अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तारा की बात सुन एक बार फिर से सारे लोग चुप हो गए। तारा सबके चेहरे ही देख रही थी। उसने अवदान को देखा और उनके पास जाते हुए बोली, दादू आप नाराज हो, मैंने आपको ये बात नहीं बताई, पर आप अचानक उसे अपना सिर घूमता सा महसूस हुआ और वो गिरने को हुई कि अहान ने झट से उसे पकड़ लिया। तारा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था और वहीं सब उसे देखकर घबरा गए थे। अहान ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, आप ठीक है न स्टार? आपको अचानक क्या हो गया? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तारा ने आंखें खोली और उसके आंखों को देखा। अहान के आंखों में उसके लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। बाकी सब भी देख सकते थे कि अहान तारा की कितनी केयर करता था। तारा ने 2 बार अपनी पलकें झपकाए और अहान का हाथ जो उसके चेहरे पर था उसे हटाकर बोली, मैं ठीक हूं। उसने पलटकर अवदान को देखा और उनके पास जाकर बैठ गई। सब अहान को देख रहे थे जो तारा को देख रहा था। तारा ने जिस तरह उसके हाथ को हटाया था उसमें उसकी नाराजगी देखी जा सकती थी। अवदान ने तारा को पानी का गिलास दिया तो तारा ने पानी पिया और अवदान से कहा, सॉरी दादू, मैं सही टाइम का वेट कर रही थी, पर इससे पहले मैं आपको कुछ बताती एक के बाद एक मिस्ट्री सॉल्व होने लगी और मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया कि मैं आपको बता सकूं। अहान ने एकदम से कहा, इन्होंने इसलिए भी नहीं बताया था क्योंकि मैंने बताने से मना किया था इन्हें। सारे लोग अहान को देख रहे थे। अहान सिर झुकाए खड़ा था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने इस बारे में आपको बताने से मना कर दिया था। मेरी गलती थी स्टार, तो उसी वक्त आपको हमारी शादी के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। अवदान और बाकी सब उसकी बात सुन रहे थे। अहान अपनी बात बोलकर चुप हुआ तो अवदान ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, हम इस बात को नजरअंदाज भी करते हैं, तब भी का क्या? आप दोनों ने शादी जैसी इतनी बड़ी और जरूरी बात हमें नहीं बताई, ठीक है, पर अब क्या अब आप दोनों साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं? इसे बेबी नहीं चाहिए, पर मुझे मेरा बेबी बॉय चाहिए। मैंने तो नाम भी सोच लिया है, मैं अपने बेटे का नाम तहान रखूंगी। तारा ने अवदान से कहा तो रॉय और राम ने साथ में अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तहान, ये कैसा नाम हुआ भला? तारा उन्हें घूरते हुए बोली, मैंने आप दोनों से पूछा, मेरा बेटा मेरी मर्जी, में तो यही नाम रखूंगी। आप दोनों को पसंद नहीं है तो आप दोनों अपना अपना बेबी करो और उसका जो चाहे वो नाम रखो। तारा की बात सुन सब मुस्कुराने लगे थे। विहान ने अहान को देखा जो एकटक तारा को देख रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो तारा से बात करना चाहता है, उससे माफी मांगना चाहता है, पर कह नहीं पा रहा है। विहान ने एक गहरी सांस ली, फिर तारा से कहा, मिस तारा, आपके और अहान के बीच जो भी है वो आप दोनों का मैटर है, पर आप अहान के बच्चे की मां बनने वाली हैं। मतलब मेरे बेटे के बच्चे की? मैं नहीं चाहता जो जिंदगी मेरे बेटे ने गुजारी वही जिंदगी मेरा ग्रैंडचाइल्ड गुजारे, इसलिए मैं कहूंगा कि आप एक बार तारा अहान कपाड़िया बनकर हमारे घर, अपने ससुराल आए।
देवांश ने उसकी बात सुनकर कहा, विहान सही कह रहा है तारा, आप और अहान चाहे साथ रहे या न रहे आप दोनों की मर्जी, पर बच्चे पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। पूरी दुनिया को इसकी खबर होनी चाहिए कि वो कौन है, उसके पास उसका नाम और उसकी पहचान होनी चाहिए। तारा ने उनकी बात सुनकर अहान को देखा। अहान से बेहतर कौन समझ सकता था, अगर किसी के पास उसकी पहचान, उसके घर का नाम न हो तो उसे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है, उसकी जिंदगी कैसी होती है। उसने तारा को देखा और कहा, हमें शादी करनी चाहिए स्टार, अपने लिए न सही हमारे बच्चे के लिए ही। तारा ने अवदान को देखा तो उन्होंने भी सिर हिलाते हुए कहा, ये सब सही कह रहे हैं। प्रताप भी शांत नहीं बैठने वाला है, वो आज नहीं तो कल आप पर और आपके बच्चे पर उंगली जरूर उठाएगा। आप सबके सामने पूरे रीति रिवाज से शादी कर लीजिए, फिर आपकी आधी प्रॉब्लम यूं ही खत्म हो जाएगी। तारा ने कुछ याद करते हुए कहा, रीति रिवाज से शादी करनी है, मतलब मुझे भी रेड ब्राइड वाला लहंगा पहनने को मिलेगा। रॉय ने हंसते हुए कहा, सिर्फ यही नहीं लिटिल डेविल, इसके साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा, और तो और अहान भी तब हमेशा के लिए सिर्फ आपका ही हो जाएगा। तारा ने इस पर एक नज़र अहान को देखा और खड़ा होते हुए बोली, मुझे बस रेड ब्राइड वाला लहंगा पहनना है और अपने तहान को प्रॉब्लम से बचाना है, बस इसलिए मैं शादी करूंगी। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तारा ने अपनी बात कही और जाने को पलट गई। वो सीढ़ियों तक पहुंची थी कि अहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उसके उठाने पर तारा ने भी अपने हाथ उसके गले पर डाल दिए और सबको देखते हुए बोली, सब हमें ही देख रहे हैं, अभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? दादू से डर नहीं लग रहा? अहान सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, नहीं, अब मुझे किसी का डर नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपनी केयर नहीं करती, इसलिए अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। तारा इस पर मुंह फुलाते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना और अपने बेबी का ध्यान खुद रख सकती हूँ। हमारा बेबी स्टार, ये जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। कहते हुए अहान ने तारा को बेड पर लेटाया। अहान ने कुछ और कहना चाहा कि तारा ने कहा, नहीं, सिर्फ मेरा बेबी, तुम्हारा बेबी नहीं। कोई भी अपने बच्चे को मारने की बात नहीं करता है अना, मेरा मतलब अहान, तुमने जिस वक्त इसके अबॉर्शन की बात कही थी उसी वक्त तुमने अपने सारे हक खो दिए थे। तारा की बातें अहान के दिल में तीर की चुभ रही थी। आज पहली बार था जब तारा ने उसे अनान न कहकर अहान कहा था। अहान की आंखें नम हो गई थीं। तारा का रूखा व्यवहार उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तारा से बात करना चाहा कि तारा ने कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। कहकर उसने करवट बदल ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर आंखें बंद कर ली। अहान ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर लाइट बंद कर कमरे से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ विहान अपने परिवार के साथ बंगलो से अपने विला के लिए निकल गए थे। मान कार ड्राइव कर रहा था और महक उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। करीब 1 घंटे बाद उसने कार रोकी और महक को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। महक गहरी नींद में सो चुकी थी। मान ने सिर हिलाया और कार से बाहर निकलकर उसे गोद में उठा लिया। वो विला के अंदर गया, तभी पीछे से विहान और मोनिका के साथ वंश भी आ गए। वंश ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा, वाह भाई, आप तो इन दिनों कुछ ज्यादा ही भाभी का ख्याल रखने लगे हो, नोट बैड। हा। मान कुछ कहता उससे पहले सबकी नज़र मोनिका पर पड़ी। मोनिका बहुत गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में जा रही थी। उसे गुस्से में जाता देखकर मान ने विहान से कहा, आपको मॉम से बात करनी चाहिए डैड, मुझे आप दोनों साथ चाहिए। विहान सिर हिलाते हुए बोले, तुम चिंता मत करो मान, मैंने हाथ किसी भी कंडीशन में थामा हो, पर एक बार थाम लिया है तो अब छोड़ूंगा नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ और रेस्ट करो। मान ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। उसने महक को बेड पर लेटाया और बाहर फिर से बाहर निकल आया। रात करीब 1 बजे महक की आंख खुली। आंखें खुलते ही उसने खुद को बेड पर पाया। वो उठकर बैठ गई और साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगी। उसने दूसरे हाथ को अपने पेट पर रखा था। पानी पीने के बाद वो खड़ी होने लगी कि उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। उसके कपड़े चेंज थे, उसके गले और कान में उसके ज्वेलरी भी नहीं थे। वो कंफ्यूज होकर बोली, मेरे कपड़े किसने बदले? मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। आवाज सुनते ही महक ने झट से पलटकर मान को देखा जो बेड पर लेटा उसे ही देख रहा था। उसे देखकर महक ने पूरे कमरे को देखा और कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे मेरे घर जाना था, पापा अकेले होंगे। मान उठकर बैठते हुए बोला, उनकी टेंशन तुम लो। डैड ने उन्हें घर आने को कहा, पर वो पुराने जमाने के आदमी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहते थे, इसलिए डैड ने उन्हें हमारे होटल पहुंचा दिया। और बात रही तुम्हारी, तो तुम अब वापस अपनी उस बिल्डिंग में जाने का ख्याल निकाल दो, मैं तुम्हें कभी भी उस जगह नहीं जाने दूंगा। कहते हुए उसने महक को देखा। महक उसे बेहद गुस्से से घूर रही थी। उसे इस तरह देखकर मान ने कहा, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? महक ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को पुराने जमाने वाले आदमी कहने की? इस लाइन से क्या मतलब था आपका? कहते हुए उसकी आवाज एकदम से स्लो हो गई। मान ने फिर से कहा, अब क्या हुआ तुम्हें? महक अपनी नजरें चुराते हुए बोली, आपने मेरे कपड़े बदले। मान ने उसे देखा। महक के गाल लाल होने लगे थे। महक को नजरें चुराते देख मान ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या मुझसे अब भी शर्म आ रही है? कम ऑन, हमने एक बार नहीं कई बार। मान कह ही रहा था कि महक ने झट से उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, मान जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। और कई बार कहा, हम बस 3 बार ही करीब आए हैं और तीसरी बार तो आप। कहते हुए वो एकदम से चुप हो गई। मान को भी उसका जबरदस्ती करना याद आ गया। महक ने अपने हाथ उसके होठों से हटाए और उसके तरफ पीट कर सोने को हुई कि मान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है न, खाना खा लो, उसके बाद सो जाना। महक ने पलटकर उसे देखा तो मान ने उसका हाथ छोड़ दिया।
वो बेड से नीचे उतरते हुए बोला, तुमने राजपूत बंगलों में ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए मुझे पता था रात को तुम्हें जरूर भूख लगेगी। मान ने कॉफी टेबल पर रखा प्लेट उठाया और महक के पास आकर बोला, लो इसे खा लो, उसके बाद सो जाना। महक ने एक बार उसे देखा, फिर खाने के प्लेट को देखने लगी। मान ने खाने को ढका प्लेट हटाया और महक के हाथों में प्लेट देकर बोला, मिस महक, ज्यादा मत सोचिए और फटाफट इसे खत्म कीजिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ, मेरे आने तक खाना खत्म हो जाना चाहिए। अपनी बात कहकर मान बिना उसकी सुने कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसने महक को वॉशरूम से निकलते हुए देखा। महक ने भी उसे देखा तो वो अपना सिर झुकाकर बेड पर चली गई और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। मान ने सिर हिलाते हुए मन में कहा, इस लड़की को मेरे तरफ थोड़ा भी एक्ट्रेशन नहीं होता, ये और लड़कियों जैसी क्यों नहीं है। उसने अपना सिर झटका और अपनी साइड आकर सो गया। अगली सुबह आज सारी लड़कियां शॉपिंग करने जा रही थी, इसलिए मान भी महक को लेकर राजपूत बंगलों में आया था। उनके साथ वंश और विहान भी थे। वंश को वर्षा के साथ शॉपिंग करनी थी और विहान को देवांश से कुछ बात करनी थी। नैन्सी और रिमी भी आई हुई थी। सारी लड़कियां डाइनिंग टेबल पर बैठी ब्रेकफास्ट करते हुए गप्पे लड़ा रही थी। मान सबको एक्सक्यूज मी बोलकर वॉशरूम चला गया। जब वो वापस आने लगा तो उसका ध्यान अपने फोन पर था, इसलिए वो सामने से आ रही तारा से टकरा गया। टक्कर होते ही तारा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और पलके उठाकर मान को देखने लगी। मान ने उसे देखा तो वो सॉरी कहने को हुआ, पर उससे पहले तारा ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, तुम अंधे मान कपाड़िया, लोहे के बने हो क्या, आह मेरा सिर फोड़ दिया। उसकी बात सुनते ही मान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिस तारा सूर्यवंशी, सॉरी मिसेस तारा कपाड़िया, अगर मैं अंधा हुआ तो तुम भी अंधी ही हो, क्योंकि देखकर तो तुम भी नहीं चल रही थी, तुम्हारा ध्यान भी अपने फोन पर था। उसकी बात सुन तारा झट से अपने हाथ पीछे करते हुए बोली, सो व्हाट, मैं तुमसे बड़ी हूँ और एक बात, मेरा नाम तारा सूर्यवंशी है, तारा कपाड़िया सपाड़िया नहीं समझे। मान सोचते हुए बोला, मुझे से बड़ी हो, तुम मुझसे बड़ी कैसे हुई, मैं 25 का हूँ और तुम 21 की होने वाली हो, याददाश्त कमजोर है तुम्हारी या मैथ्स नहीं आता तुम्हें। तारा ने झट से कहा, ओ अंकल सुनो, मैथ्स में मैं फर्स्ट आती थी, हमेशा टॉप किया है मैंने। मान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा कि वंश वहां आते हुए बोला, आप सच में मैथ्स में टॉप करती थी, आपको पता है भाई भी मैथ्स में टॉप करते थे, वैसे आपने सुनाई किस स्कूल से की है। तारा मान को बेयकीनी से देखते हुए बोली, ये और मैथ्स लगता तो नहीं है, और मैंने अपनी सुनाई सूर्यवंशी मेंशन स्कूल से करी है। मान और वंश दोनों उसे कंफ्यूज होकर देखने लगे थे। तारा ने उनकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, मेरी सुनाई मेंशन में रहकर ही हुई है, मेरे टीचर मेंशन आते थे मुझे सुनाने, मैं कभी स्कूल नहीं गई। तारा की बात सुन दोनों को झटका लगा। मान ने कहा, तुम कभी स्कूल नहीं गई, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या। तारा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ दादू दिलीप, रॉय अंकल और अपने अना मतलब अहान के साथ रही हूँ। मैं तो पहली बार मेंशन से बाहर भी 12 साल होने पर निकली थी, वरना मेरे लिए सब कुछ मेंशन में ही आ जाता था। दोनों भाई उसे अब भी देख रहे थे। तारा स्कूल नहीं गई थी मतलब उसने कभी अपना बचपन दूसरे बच्चों की तरह जिया ही नहीं था, वो हमेशा से अकेली थी। तभी मान ने कहा, और तुम्हारा अनान, वो स्कूल गया है या उसकी भी पाए। तारा ने जवाब दिया, वो गया है स्कूल, और तुम उसे उसके नाम से क्यों नहीं बुलाते, ही इज योर एल्डर ब्रदर, और मुझे भी तुम नहीं आप कहो, मैं भाभी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे बड़े भाई की शादी हुई है मुझसे, है ना वंश। वंश ने झट से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सुनिए मैं तो पहले से ही आपको आप कहता हूँ। मान ने उसे घूर कर देखा तो वंश अपनी नजरें चुराने लगा। मान ने तारा से कहा, तुम मेरे लिए तुम ही रहोगी, क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो, और मैथ्स टॉपर कहना बंद करो खुद को, जब तुम स्कूल ही नहीं गई तो कहा कि टॉपर हुई, अकेले सुना, अकेले एग्जाम दिया, तुम्हारे केस में फर्स्ट क्लास जैसा कुछ था ही नहीं, तुमने कभी दूसरों बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं किया तो कहे कि टॉपर। तारा उसकी बात सुन उसे गुस्से से घूरने लगी थी। मान अपनी बात बोलकर वहां से चला गया था। वंश ने दोनों को देखा तो वो भी घिरे से निकल लिया। तारा दांत पीसते हुए बोली, मान कपाड़िया तुम्हें तो मैं। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठी महक पर पड़ी। उसे देखते ही तारा के दिमाग की बत्ती जली और उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। तारा वहां से सीधा सिटिंग एरिया में बैठे देवांश और विहान के पास गई। वहां बाकी सारे बड़े भी बैठे थे। तारा जाकर विहान के सामने खड़ी हो गई। विहान ने उसे देखा तो कहा, क्या हुआ, आप मेरे सामने ऐसे क्यों खड़ी है। तारा अपने हाथ बांधते हुए बोली, फादर इन लॉ, आपको नहीं लगता आप गलत कर रहे हैं। उसकी बात सुन विहान और बाकी सब उसे कंफ्यूज होकर देखने लगे थे। तभी बाकी सब भी आ गए। वर्षा ने महक से कहा, तारा कही, हाँ जी, मतलब जीजू के बारे में तो नहीं कह रही है। महक से पहले वंश ने कहा, नहीं ये पक्का मान भाई के बारे में कह रही है। उसके कहने पर महक और वर्षा के साथ नैन्सी और रिमी भी उसे देखने लगी। तभी विहान ने कहा, क्या गलत कर रहा हूं मैं, आपको जो भी कहना है क्लियर कहिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तारा ने एक नज़र मान को देखा, फिर उसे एक डेविल स्माइल पास की। उसे ऐसा करते मान के साथ साथ अहान ने भी देख लिया। उसने सोचते हुए मन में कहा, अब आप क्या करने वाली है स्टार। तारा ने विहान से कहा, आपको नहीं लगता शादी से पहले दूल्हा दुल्हन साथ में नहीं रहने चाहिए। उसकी बात वहां कोई समझे या न समझे पर मान और अहान समझ गए थे। अहान ने अपना सिर हिला दिया था। वहीं मान के होश उड़ गए थे। वो तारा को देखने लगा था।
तारा मान को डेविल स्माइल दे रही थी, वहीं अब मान न में सिर हिलाने लगा था, पर तारा तो तारा थी। वो इतनी जल्दी कहाँ चुप हो जाती। उसने अपना मुंह खोला और कहा, फादर इन लॉ, मैं मान और महक की बात कर रही हूँ। इनकी शादी नहीं हुई है पर तब भी दोनों साथ में रहते हैं। सुनिए, वंश और वर्षा साथ में नहीं रहते। इनका मन भी तो साथ रहने को करता है, पर ये तो नहीं रहते, पर मान रहता है। ऐसा भेदभाव क्यों? आप वंश के साथ गलत कर रहे हैं। बेचारे के साथ मतभेद हो रहा है। रॉय और अवदान के साथ दिलीप और अहान चारों उसे मुंह खोले देख रहे थे। दिलीप ने कहा, लिटिल डेविल, आपने इतनी हिंदी कहाँ से सीखी? आपको तो हिंदी बोलने में दिक्कत होती थी ना। तारा ने खुद पर प्राउड करते हुए कहा, यस यू आर राइट दिलीप, होती थी प्रॉब्लम पर अब नहीं होती। आप तो जानते हैं ना तारा इज सो बुद्धिमान। उसकी इस लाइन को सुनकर सब मुस्कुरा दिए। तारा ने मुंह बनाते हुए कहा, इंटेलिजेंट का मतलब यही हुआ ना, बुद्धिमान। मान उसकी बातों को इग्नोर कर आगे आते हुए बोला, वो सब रहने दो, ये बताओ तुम मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? मैं जैसे भी रहूं, जिसके भी साथ रहूं, मेरी मर्जी। तभी तारा ने कहा, आई एम तारा सूर्यवंशी और रिश्ते में तुम्हारी भाभी। हाँ, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहो कर सकते हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे तुम तो फादर इन लॉ की दी हुई छुट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों है ना वंश? वंश उन्हें ही देख रहा था। उसने झट से हाँ में सिर हिलाया तो मान ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। उसके घूरने पर वंश ने झट से अपनी गर्दन रोक दी और सिर झुका दिया। विहान ने महक को देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए ये बहुत एम्ब्रेलेस था कि वो शादी के बिना किसी पराये मर्द के साथ रह रही थी। विहान ने उसे अपने पास बुलाया तो महक धीमे कदमों से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। विहान ने प्यार से उससे पूछा, महक बेटा आप बताइए, क्या आप शादी से पहले मान के साथ रहना चाहती हैं? सुनिए, आप जो चाहती हैं खुलकर कहिए, यहाँ कोई भी पराया नहीं है। आप जो कहेगी वही होगा, इसलिए अपने मन की बात बताइए। महक ने सिर उठाकर मान को देखा जो उसे देखने में सिर हिला रहा था। तारा ने उसे घूरते हुए कहा, ओए मान का प्रिया, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ को ऑर्डर मत दो। फादर इन लॉ ने कहा ना, उसे कहने दो और तुम भी चुपचाप उसकी बात सुनो। मान उसके कहने पर शांत हो गया और महक को देखने लगा। महक कुछ पल खामोश रहकर बोली, मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह शादी के बाद ही अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। महक की बात सुनते ही तारा के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई और मान बेचारा, उसका दिल चाहा कि वो अपना सिर दीवार पर दे मारे। उसने तारा को देखा जो उसे चिढ़ाने वाली स्माइल पास कर रही थी। मान को उस पर बहुत गुस्सा आ गया था। वो सीधा वहां से अहान के पास गया और बोला, तुम अपनी स्टार को समझाते हुए क्यों नहीं? वो क्यों दूसरों की जिंदगी में अपनी नाक घुसाते रहती है? अहान ने बड़े आराम से कहा, उन्हें समझाना मेरा काम नहीं है, और एक बात, उनके हर बात के पीछे एक रीजन रहता है। तुम महक के साथ रहना चाहते हो, पर कभी उसकी मर्जी पूछी तुमने? क्या वो शादी से पहले तुम्हारे साथ रहने में कंफर्टेबल है? मान ने उसकी बात सुन महक को देखा। महक के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी। मान ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। तभी तारा ने कहा, देखो वंश, दोनों भाई तुम्हें साइड कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम एडोप्टेड हो, इसलिए ये दोनों आपस में घुसुर पुसुर कर रहे हैं और तुम्हें पूछ तक नहीं रहे हैं। तारा की बात सुन वंश का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वहीं बाकी सब अहान और मान को देखने लगे थे। विहान को उन्हें साथ देखकर अच्छा लग रहा था। उन्हें लगा जैसे शायद दोनों के बीच अब सब ठीक होने लगा है। अहान ने वंश को देखा तो कहा, तुम स्टार की बातों पर मत जाओ, ये बस तुम्हें परेशान कर रही है। मैं और मान ऐसा कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। वंश ने नाराजगी से कहा, पर बात तो कर रहे थे ना। मान भाई मुझसे सिर्फ 3 मिनट के बड़े हैं, पर तब भी ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे न जाने मुझसे कितने बड़े हो, और आप हम दोनों से 1 साल के बड़े हो ना। अहान ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुरा दिया। वहीं वर्षा ने कहा, वंश अब तुम रोने मत लगना, और महक तुम भी हमारे साथ यहीं रुक जाओ ना, फिर हम दोनों की बारात यहीं आएगी और हम दोनों साथ में अपने ससुराल जाएंगे, है ना बाबा सा? आप कहो ना इसे यहीं रुकने को। देवांश ने महक को देखा और कहा, वर्षा सही कह रही है महक, आप भी यहीं रुक जाए, हम आपके पापा से बात कर लेंगे। आप यहाँ रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा, और आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ नित्या और दिशा के साथ वाणी और दिव्या भी होंगी। महक उनकी बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने धीरे से सिर हिला दिया। राम ने कहा, तब तो यहाँ दो बारात आएगी। 2 नहीं 3, मान ने कहा। उसकी बात सुन सब कंफ्यूज हो गए थे। तभी रॉय शर्माते हुए बोला, कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रहे हो ना? मान ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर कहा, नहीं मैं क्यों आपकी बात करूंगा, मैं तो अहान की बात कर रहा था। अहान का जिक्र सुनते ही तारा ने झट से सिर घुमाकर उसे देखा। अहान भी कंफ्यूज था। मान ने तारा को एक डेविल स्माइल दी जिसका साफ मतलब था अब उसकी बारी थी। उसने कहा, माना कि अहान और तारा की शादी हो चुकी है, पर इनकी शादी फिर से हो रही है, और वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। तो उन रीति रिवाज में एक रिवाज ये भी होता है कि शादी से पहले तक दूल्हा दुल्हन एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, क्यों है ना मिस तारा? तारा की नीली आंखें उसे खा जाने को तैयार थे। उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है नमा? कहते हुए उसने नित्या को देखा। मान भी नित्या को देखते हुए बोला, आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? नित्या ने दोनों को देखा, फिर कहा, कह तो आप सही रहे हैं मान, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक छत के नीचे नहीं रहते। तारा का चेहरा उतर आया था। हाँ, वो अहान से नाराज थी, पर उसे देखे बिना उसकी सुबह नहीं होती थी। मान ने सिर हिलाया, फिर अहान से कहा, आई नो तुम हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, पर यह सच है कि हमारा रिश्ता है। तुम काप्रिया विला में रहने का हक रखते हो, और अभी तो ये जरूरी भी है। अहान ने तारा को देखा तो तारा ने झट से अपना मुंह फेर लिया।
उसे देख अहान ने कुछ सोचा, फिर विहान को देखने लगा। विहान ने कहा, एक बार हमारे साथ रहने की कोशिश करो। अंजलि हमेशा से कापड़िया विला जाना चाहती थी, पर मैं कभी उसे इंडिया नहीं ला पाया था। अगर तुम आओगे तो मुझे लगेगा जैसे मेरी अंजलि की एक ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। अहान ने फिर से तारा को देखा जो मुंह फेरे खड़ी थी। उसने कहा, ठीक है, पर सिर्फ शादी तक, उसके बाद मैं वहां नहीं रुकूंगा। विहान ने हाँ में सिर हिलाया तो वंश ने कहा, तो फिर देरी किस बात की, हमारे जाने का टाइम हो गया है। आप अपना बैग पैक कर ले आओ और महक भाभी हम आपका सामान शाम तक पहुंचा देंगे। महक ने सिर हिलाया कि सबको कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने सीढ़ियों के तरफ देखा जहां से तारा पैर पटकते हुए ऊपर जा रही थी। उसे इस तरह गुस्से में जाता देखकर मान ने घिरे से कहा, लगता है नाराज हो गई, अब तुम्हें मानना पड़ेगा उसे। अहान ने कुछ नहीं कहा और वो भी तारा के पीछे चला गया। तारा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करने को हुई कि अहान ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। तारा ने सिर उठाकर उसे देखा तो नाराजगी से मुंह मोड़ लिया और कमरे के अंदर चली गई। वो बेड के पास जाने लगी कि अहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तारा उसके अचानक खींचने से उसके सीने से जा टकराई थी। वो उससे दूर हुई और अपना सिर सहलाते हुए बोली, अना अहान तुम क्या कर रहे हो, मुझे लग गई। अहान उसके सिर से अपने सिर को जोड़ते हुए बोला, प्लीज स्टार अब माफ कर दीजिए और नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपके मुंह से अनान सुनने के लिए तरस गया हूँ, प्लीज। तारा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल यूं ही उसके सिर से अपने सिर को जोड़े खड़ी रही। अहान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम रखा था। वो तारा के जवाब का इंतजार कर रहा था, पर तारा ने कुछ पल बाद उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाया और बिना कुछ बोले जाने लगी। उसने कुछ ही कदम चले थे कि अहान ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके दोनों हाथ उसके पेट पर थे और उसका चेहरा तारा के बालों में छिपा है। उसके ऐसा करने पर तारा अपनी जगह पर ही फ्रिज हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। तभी उसे अहान के हाथ अपने कमर पर कसते हुए महसूस हुए। तारा ने झट से उसके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखते हुए कहा, प्लीज वैसा दोबारा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा सा लगता है। उसकी बात सुन अहान के हाथ रुक गए। उसने अपना चेहरा उसके बालों से निकाला और उसके छोटे क्यूट फेस को देखने लगा। तारा की आंखें बंद थी और उसकी सांसें गहरी हो गई थी। अहान समझ गया था कि वो उसके मोलेस्ट करने के बारे में कह रही है। अहान ने गिल्ट से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने तारा को खुद से दूर करने के लिए कितना गंदा रास्ता निकाला था। उसे इस बात का गिल्ट हमेशा से था, पर आज तारा की बात सुनकर उसे खुद पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रॉय ने ठीक ही कहा था, कहीं किसी दिन उसे अपने किए पर पछताना न पड़े। आज वही दिन था। उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में तारा से कहा, आई एम सॉरी स्टार, मैंने अपनी बेवकूफ़ी में आपको बहुत हर्ट किया ना। तारा ने अपनी आंखें खोली, फिर उसके हाथ को अपने पेट से हटाते हुए बोली, माफी उस चीज के लिए मांगी जाती है जो गलती से की जाए, न कि उस चीज के लिए जो सोच समझ कर की जाए। तारा का ये जवाब सुनकर अहान का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया था। उसकी आंखें भर आई थी। जो लड़की सुबह से शाम तक मेरा अनान करते रहती थी, जिसने कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, जिसकी सुबह और शाम उससे होती थी, आज उसने उसी लड़की को इस कदर नाराज कर दिया था कि वो लड़की मानने को, उसे माफ करने को, उसे देखने तक को तैयार नहीं थी। तारा ने बिना पलटे कहा, तुम्हें जाना चाहिए अहान, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अपनी बात बोलकर वो फिर से जाने को हुई कि अहान ने फिर से उसके हाथ को पकड़ लिया। अहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। वो उसके पलटने का इंतजार कर रहा था, पर तारा पलटना छोड़कर अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। तभी उसके कानों में अहान की आवाज आई। तारा ने उसका हाथ झटका और भागकर बालकनी में चली गई। अहान उसे जाता देख कर रहा था। उसकी हेजल ग्रीन आइस इस वक्त लाल हो चुकी थी और उन आंखों में आंसू भरे थे। अहान उसके पास जाने लगा तो तारा ने बालकनी में लगी ग्लास डोर को बंद कर दिया और पर्दे लगा दिए। तारा डोर से पीठ लगाया खड़ी थी। अहान डोर के पास गया और वो भी तारा के पीछे डोर से पीठ लगाकर आंखें बंद कर लिया। अहान ने सिर घुमाकर कमरे में लगे तारा की बड़ी सी तस्वीर को देखा, जिसमें तारा चॉकलेट खाते हुए मुस्कुरा रही थी। तारा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो पलटी और एक पर्दे को हटाकर डोर पर एक हाथ टिकाते हुए अहान को देखने लगी। इस वक्त उसके नीली आंखों में भी आंसू भरे हुए थे और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। तारा के आंखों से आंसू का एक कतरा गिरने को हुआ कि उसे अपने सामने अहान खड़ा दिखा। उसने सिर उठाकर देखा तो अहान ग्लास डोर के दूसरे तरफ खड़ा उसके आंसू पहुंच रहा था। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा आ जाऊंगा। तारा उसके ऐसा करते ही झट से पलट गई और अपने आंसू पोंछने लगी। अहान ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपने कदम पीछे लेने लगा, पर उसकी आंखें तारा पर ही टिकी हुई थी। सारे लोग नीचे कार के पास खड़े थे। एक सर्वेंट अहान का सामान कार में रख रहा था। वहीं अहान खड़ा तारा की बालकनी को देख रहा था, पर वहां उसे तारा नहीं दिख रही थी। सारे लोग अहान के दर्द को देख पा रहे थे, पर इस दर्द को उसने खुद ही अपनी किस्मत में लिखी थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। विहान ने उसे बैठने को कहा तो अहान ने भरपूर नजर तारा के खाली बालकनी को देखकर कार में बैठ गया। उसके बैठने के बाद विहान भी बैठ गए और मान ने कार स्टार्ट कर दी। कार राजपूत बंगलों से बाहर निकल रही थी, पर अहान की आंखें अब भी खाली बालकनी में थी। मैं कार और आगे बढ़ी तो अहान ने बालकनी से नजरें हटाए और कार में लगे साइड मिरर को देखने लगा। तभी उसे उसमें तारा बालकनी में खड़ी दिखी।
उसे देखते ही उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद जब तारा शीशे में दिखना बंद हो गई तब अहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं यहाँ तारा बालकनी में खड़ी अहान की जाती हुई कार को देख रही थी। आवाज़ों के इस सफ़र में फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अब स्टोरी।